तो मेरे हिसाब से साइंस से सबसे क्लोज अगर कोई फिल्म बनी है रिसेंट हिस्ट्री में, मतलब 10-15 साल में, आई थिंक दैट इज इंटरस्टेलर। उसमें एक स्पेसिफिक सीन है, वो जो मिलर्स प्लैनेट पे जाते हैं, विच इज क्लोज टू अ ब्लैक होल, राइट? तो एक वाटर वाला वर्ल्ड जो रहता है, राइट? तो उसमें इट इज साइड कि वहाँ पे अगर 1 घंटा आप बिता रहे हो तो अर्थ पे 7 years हो गए हैं तब तक। हाउ ट्रू इज दैट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स? कंप्लीटली। कैसे? कि हमको लगता था कि टाइम जो है ना वो एब्सोल्यूट है, जो पूरा संसार जो है ना वो एक रिजिड मशीन की तरह काम करता है। अच्छा। तो ऐसा हमें लगता था कि जो मेरे लिए आज है, जो मेरे लिए 1 मिनट है, वो उसके लिए भी 1 मिनट है। वो दुनिया में सबके लिए, ब्रह्मांड में किसी भी कोने के लिए 1 मिनट है। यूनिवर्सल है, मतलब यूनिवर्सल है वो। हाँ। टाइम भी एब्सोल्यूट माना जाता था। हाँ। फिर दूसरी चीज़ क्या हुई, उस समय हम कंसेप्ट मानते थे कि दुनिया में ना एक इनविजिबल टाइप का एक मटेरियल फैला हुआ है, ईथर नाम का। ईथर करके एक पूरा का पूरा दुनिया में ना एक मटेरियल फैला हुआ है। क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दुनिया का सबसे करिश्माई एक्सपेरिमेंट कह लीजिए फिजिक्स में, आज तक सबको वही परेशान करता है। कौन सा एक्सपेरिमेंट बोला आपने? यंग्स डबल स्लिट। यंग्स डबल स्लिट। हाँ। वो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से था ना कि यार उससे पहले तक न्यूटन भाई को कोई भी मना नहीं कर सकता था। उन्होंने अगर लिख दिया दिन को रात तो रात है। हाँ। वो न्यूटन वो ताकत रखते उनका वर्ड फाइनल था, मतलब फाइनल था। वो जायंट थे न्यूटन। और न्यूटन वो इंसान थे, मतलब वही नील डेग्रास टाइसन की भी शब्दों में कहूँ तो कि उन्होंने लॉज ऑफ ग्रेविटेशन बता दिया, ऑप्टिक्स बता दी, बहुत कुछ देने के बाद, कैलकुलस इन्वेंट करने के बाद वो 26 साल के हुए थे। वो जीनियस था। करेक्ट। तो उसने अगर बोल दिया लाइट पार्टिकल है तो भाई पार्टिकल है, ठीक है, चल रहा था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ तो भैया लाइट ने मजाक कर दिया। उसने कहा देखो हम तो वेव हैं, अगर वेव होगा तो मतलब जिस वे में डिस्ट्रीब्यूट होगा हमें फ्रिंजेस मिलेंगे, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आया कि लाइट जो है वेव है। अब वेव है तो वेव को चाहिए मीडियम। मैं आपसे भी कैसे बात कर पा रहा हूँ, हवा है बीच में। हाँ, करेक्ट। और मस्त माशाल्लाह बहुत अच्छा माइक है, ठीक है, तो वहाँ तक लोगों तक आवाज़ पहुँचेगी, ठीक है। हाँ। तो बात करने के लिए एक माध्यम चाहिए, हर चीज़ माध्यम है, तो मीडियम होना चाहिए लाइट अगर वेव है तो उसी लिए हमने कंसेप्ट लाया था कि एक ईथर नाम का दुनिया में मटेरियल फैला हुआ है। उससे पहले भी बहुत लोग मानते थे, फिलोसोफर्स मानते थे। फिलोसफी से ही निकल के फिजिक्स आई, मतलब बेसिकली वैसे था। तो यंग्स भाई के हिसाब से वेव है, वेव के लिए हमारे पास ईथर आ गया। तो लोगों ने जिम्मा उठाया कि एक काम करते हैं, अब हम ना ईथर साबित कर देते कि है। हाँ, ठीक है। हाँ। और मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जो मैं बोलता हूँ कि अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आप आराम से, वो उस वाले में जनरल में थोड़ा गरीब होकर जाना पड़ता है तो जनरल उसमें जा रहे हैं या फिर स्लीपर में जा रहे हैं, तो उसमें अगर आप बैठेंगे, जैसे मैं जब भी बैठता था, मैंने वही बोला था कि मैं पापा से बहुत नाराज़ हो जाता था। जनरल में बैठते थे आप? नहीं, जनरल और स्लीपर, हाँ तब तक जो भी। तो वो तो खैर मैं ये बोलता हूँ, मतलब बीच आउट ऑफ द टॉपिक, ये बहुत एक ना वो है कि शाहरुख खान के घर में पैदा होना और शाहरुख खान बनना दोनों में अलग है। मज़ा उसमें ही आता है जब तुम जर्नी ट्रैवल करते हो ना। एक अब्दुल कलाम साहब की शायद एक सेइंग है जिसमें वो बोलते हैं कि पहाड़ की चोटी पे उतरने से पहाड़ चढ़ने का तजुर्बा हासिल नहीं होता, जिंदगी पहाड़ की चढ़ाई में मिलती है। तो जर्नी में मिलती है। तो वो जो जब भी हम ट्रैवल करते थे स्लीपर क्लास में, हम जा रहे हैं, हमें देखता है यार बगल से जो ट्रेन गुजरी यार इतनी तेज गुजरी, अपनी ट्रेन चल नहीं रही सही से। एक रिलेटिव स्पीड होता है कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मान लीजिए आगे जा रहा हूँ, कोई चीज़ पीछे आ रही है, तो मेरे हिसाब से ऐड हो जाएगी स्पीड उसके अंदर। तो ईथर विंड में वही चल रहा है कि अगर अर्थ एक स्पीड में अच्छी खासी बहुत तगड़ी स्पीड में घूम रही है अर्थ, हमें फील नहीं हो रहा कि हम इसके साथ ही इन्वॉल्व है, इसके टेक्निकल इनर्शियल फ्रेम में बन जाते हैं। लेकिन फ्लाइट में बैठे होगे कभी, तो वो फ्लाइट कितनी तेज़ चल रही होती है आपको फील होना बंद हो जाता है, आपको लगता है रुका हुआ है। तो ईथर विंड है दुनिया में। तो अगर मैं अर्थ के मोशन के साथ लाइट को फेंकूंगा, ठीक है, जैसे कि ये है, आप एक ट्रक पे ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रक पे आपने एक बॉल ली और आगे की ओर फेंका। तो ट्रक के हिसाब, जब आप ट्रक में बैठे हुए तो आपके हिसाब से उस बॉल की स्पीड 1-2 मीटर पर सेकंड मान लीजिए जितने हैं। करेक्ट। लेकिन बाहर एक बंदा देखेगा कि आपकी बॉल की स्पीड आपने जो फेंकी 1-2 मीटर पर सेकंड प्लस ट्रक की स्पीड है, ऐड हो जाएगी। तो रोटेशन के साथ स्पीड ऐड हो जाएगी। करेक्ट है। उसके अपोजिट जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो दोनों में डिफरेंस दिखना चाहिए लाइट की। लाइट की स्पीड में डिफरेंस आना चाहिए। अगर ईथर फैला हुआ है तो मीडियम में ही ट्रैवल करती है, अगर लाइट तो मीडियम चाहिए तो। फिर लाइट ने मजाक कर दिया कि हम तो सेम रहेंगे। तो ये आइंस्टाइन से पहले तक हो चुका था। मीडियम नहीं है तो भी सेम रहेगा। मीडियम नहीं मिला। अगर मीडियम होता
तो हमें क्या दिखता कि दोनों स्पीड में अंतर है, और मीडियम नहीं है तो दोनों स्पीड में अंतर नहीं आता, जो कि नहीं भी आया। हाँ। और समझ नहीं पा रहे लोग यार ये स्पीड ऑफ लाइट सेम कैसे, मोशन के साथ और मोशन के अपोजिट सेम तो नहीं होनी चाहिए ना, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से कन्फ्यूजन चालू हो गई। ऐसा कहा ठीक है स्पीड सेम दिख रही है, हम स्पीड सेम मानेंगे। अच्छा मास बढ़ रहा है स्पीड के साथ, ये भी मानेंगे। और उस चीज़ को लेकर जब आइंस्टाइन ने अपने इक्वेशंस में फिट किया, जिसमें उनकी वाइफ ने उनकी मदद की थी, बहुत ज़्यादा उनकी खूबसूरत वाइफ इन द सेंस की खूबसूरत मतलब मैथमेटिक्स में खूबसूरत थी। जो देख रहे हैं मुझे ध्यान रखना, मुझे उनका शक्ल याद नहीं है। तो खूबसूरत यही बहुत अच्छा उसमें कि खूबसूरत थी उनकी मैथमेटिक्स, और आइंस्टाइन बहुत हेल्प लेती थी उनकी। तो जब मैथमेटिक्स उन्होंने सॉल्व करी और जब निकल के आया कि ये सब होने के लिए ये तभी पॉसिबल है जब स्पीड ऑफ लाइट हर फ्रेम के लिए आप सेम रख दो, और अगर वो रखोगे तो टाइम सबके लिए सेम नहीं रहेगा। इसको मैं एक बहुत एग्जांपल दो। एग्जांपल हाँ, ये आइंस्टाइन साहब का ही है। लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं मूवी से कॉपी कर रहा हूँ। तो ध्यान रखो मैंने मूवी वालों ने भी उधर से कॉपी किया है। नहीं मैं वही बोलता हूँ कि मैंने फिजिक्स IIT से सीखी है, MCU से नहीं। ठीक है, मार्वल यूनिवर्सिटी नहीं। तो वो चीज़ है कि उसमें क्या है, आइंस्टाइन का एक थॉट एक्सपेरिमेंट था जिस वजह से उसने डेवलप किया था ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर आपके लिए सच और मेरे लिए सच सेम है तब वो एब्सोल्यूट है, तब वो हर एंगल से सेम रहेगा। यानी कि अगर मैं रुका हुआ हूँ और मैं कोई चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ और एक बंदा मोशन में है, वो भी उस चीज़ को ऑब्जर्व करे और दोनों सेम रही तो वो चीज़ एब्सोल्यूट है। अच्छा। मतलब वो पुख्ता है, यही साकित है। हाँ। अगर बदल गई तो वो नहीं है। रेफरेंस मतलब वो नज़रिए के ऊपर है। Correct। नज़रिए से नज़ारे बनेंगे, हाँ। पर्सपेक्टिव बनेंगे। तो एक थॉट एक्सपेरिमेंट क्या किया आइंस्टाइन ने कहा कि मान लीजिए मैं एक चलती ट्रेन में हूँ, एक बंदा चलती ट्रेन में, एक बंदा प्लेटफॉर्म पर है, और ट्रेन की अच्छी खासी स्पीड है जो आज तक कभी नहीं अचीव कर पाया। एक बंदा ट्रेन में, एक बंदा प्लेटफॉर्म पे है। हाँ ठीक है, ट्रेन जोर से जा रही है, बहुत जोर से जा रही है। मतलब वंदे भारत भी मतलब अच्छी इतनी स्पीड नहीं है, 200 किलोमीटर पर बुलेट ट्रेन चल रही है, उससे भी बहुत तेज कितना होनी चाहिए, और करीबन स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचने लगे। अच्छा ओके, उतनी तेज होनी चाहिए। अच्छा ओके। वो थॉट, वही तो आइंस्टाइन की इट्स एक्सपेरिमेंट। आइंस्टाइन थॉट एक्सपेरिमेंट बहुत तगड़े करते थे, वो दिमाग में ही बना लेते थे, तभी उनका है ना। तो एक बंदा प्लेटफॉर्म पे, एक बंदा ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट वाले ट्रेन में। ठीक है। अब होता क्या है कि एक बंदा जो प्लेटफॉर्म पे है वो देखता है आसमान में एक इधर बिजली कड़की, एक साथ कड़की। ओके ठीक है। उसके लिए था कि कोई उससे पूछेगा कि यार ये दोनों जो बिजली कड़की है वो कैसे कब कड़की है, एक साथ कड़की, साइमल्टेनियस है। करेक्ट, एक साथ हो। अब ट्रेन जा रही है इस साइड में, ठीक है, मान लीजिए लेफ्ट टू राइट, एक बिजली यहाँ कड़क रही है राइट में, एक लेफ्ट में कड़क रही है। ये स्पीड ऑफ लाइट के करीब मतलब अराउंड अच्छी खासी स्पीड में मूव कर रहा है। तो टेक्निकली ये क्या देखेगा कि मुझे ये बिजली पहले दिखेगी और ये बाद में दिखेगी, जो बंदा ट्रेन में है। ट्रेन में इसका मतलब मेरे लिए जो साइमल्टेनियस इवेंट था, ये प्लेटफॉर्म में है बैठा, और जो ट्रेन में साइमल्टेनियस इवेंट है वो अंतर अलग है। साइमल्टेनियस भी रिलेटिव है, नज़रिए से ही नज़ारे बन रहे हैं। और इस चीज़ के बाद उसने जब फर्दर उसने वो किया कि अगर मुझे स्पीड ऑफ लाइट सेम रखनी है, उसके लिए एक और थॉट एक्सपेरिमेंट, सिंपल सा, वो तो एक्सपेरिमेंट आप कर लेंगे, SC वर्मा किताब में पढ़ा था मैंने। आप मैं मान लीजिए ये रूम जो है ना, मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ, इमेजिनेशन में जाता हूँ कि ये रूम बेहतरीन स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन हमें फील नहीं होगा जैसे फ्लाइट में फील नहीं होता। ठीक है, मैंने एक ऊपर आईना लगाया हुआ है, मेरे हाथ में लेज़र लाइट है, मैंने लेज़र जलाया, लगेगा लेज़र लाइट ऊपर जाएगा और नीचे आएगी। क्या कितना लाइट को ट्रैवल करना है, छत पे जाना है और नीचे आना है। मान लीजिए हाइट कैलकुलेट करके 2x कर दिया, ये x है। तो कोई बंदा जो बाहर बैठा है उसके लिए लाइट सीधे थोड़ी जा रही है, उसकी लाइट ऐसे जा रही है, ट्रायंगल में जा रही है ना। करेक्ट। उसके हिसाब से तो स्पीड ऑफ लाइट तो सेम है। तो मेरे रिस्पेक्ट में उसको 2x ट्रैवल करना पड़ा डिस्टेंस, जो कि मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूँ, और एक सड़क किनारे जो कि ट्रेन में नहीं बैठा, उसके लिए उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। स्पीड अगर सेम है तो इसका मतलब जो मोशन में है उसके लिए टाइम को धीरे होना पड़ेगा। ओके, कैसे होगा? सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड आता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, आप अभी अगर स्क्रीन पे आप लगा देंगे, उसमें एडिट करना छोटा सा वो है कि स्पीड है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस दूसरे के लिए, जो एक बंदा प्लेटफॉर्म पे बैठा है उसके लिए डिस्टेंस जो लाइट ने ट्रैवल किया वो बड़ा हो गया ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के समझ आएगा कि 2x नहीं है, 2x से ज़्यादा है। डिस्टेंस बढ़ गया तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, स्पीड को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। लेकिन अभी डिस्टेंस बढ़ा दिया मैंने,
तो टाइम को भी क्या करना, नीचे वाला क्वांटिटी जो डिनोमिनेटर में उसको भी बढ़ना पड़ेगा, मतलब खींचना पड़ेगा, तभी स्पीड सेम आएगी। इसका मतलब मोशन में टाइम के चलने की रफ्तार कम हो जाएगी, खिंच जाएगा टाइम। अच्छा, गॉट इट। मतलब अगर ज़्यादा मोशन है तो टाइम विल एक्सपांड बेसिकली। हाँ, खींचेगा हाँ, हर एक सेकंड। जो मेरे लिए 1 सेकंड चल रहा था। सो हाउ डज द टाइम टू वो वाला सीन इंटरेस्टिंग। हाँ, वही बता रहा हूँ। इसके बाद स्पेशल का जनरल आएगा ना। हाँ, तो ये है। तो थोड़ा उसमें तो इसका मतलब ये समझे कि हाँ, मोशन में चीज़ों के साथ क्या नाम है, टाइम स्लो होता है। एक चीज़ आइंस्टाइन भाई ने बता दिए थे, इससे पैराडॉक्स भी बहुत अच्छे से निकल के आए। अच्छा। कि आप जब ट्रेन में बैठते हैं और अगर हम बच्चे हों तो हमें थोड़ी ना पता है कि हम ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन चल रही है। मान लीजिए मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, मुझे लगेगा ज़मीन पीछे भाग रही है। हाँ, या फिर कभी कभी साइड में से भी ट्रेन जाती है तो समझते नहीं कि अपनी गाड़ी पीछे जा रही है या वो। हाँ, करेक्ट, ठीक है। हाँ। तो एक बात बताइए, जो टेक्निकली प्लेटफॉर्म पर बंदा बैठा था उसके लिए एक ट्रेन बंदा मूव कर रहा है, तो मैं जैसे बताया आपको कि मोशन में स्पीड स्लो हो जाए और टाइम की स्पीड स्लो हो जाती है, खिंच जाता है टाइम। तो प्लेटफॉर्म वाले बंदे के लिए ट्रेन वाला बंदा मोशन में, ट्रेन वाले के लिए प्लेटफॉर्म वाला मोशन में। तो टाइम खिंचना किसका है, स्लो किसके लिए हो रहा है? अच्छा, एक्चुअल में स्लो किसके लिए चल रहा है? बट अगर ये पर्सपेक्टिव की बात है तो दोनों के लिए स्लो चल रहा है। लेकिन सच्चाई तो एक ही होती है ना। थोड़ी बहुत ट्रेन वाला बंदा नहीं, तो वही पूछ रहा हूँ कैसे। अब मैंने अगर मोशन का सेंस हटा दिया, ये आइंस्टाइन भी बोल रहे थे कि तभी इसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा गया। स्पेशल थी, स्पेशल केस में अप्लाई हो रही थी। लेकिन आप देखिए, ट्रेन में बैठा बंदा चाहे कितना ही बेवकूफ़ हो, चाहे कितना ही आँख बंद कर ले, जब ट्रेन रुकती है ना तो उसको धक्का महसूस होता है। सही बात है। यानी कि जब मोशन स्पीड में चेंज, मतलब टेक्निकली वेलोसिटी में जब चेंज आता है तब एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का परसेप्शन आ जाता है। तो ट्रेन वाला बंदा जो बहुत देर तक सोच रहा था कि भाई मैं तो मोशन में नहीं हूँ, प्लेटफॉर्म वाला बंदा है, जैसे ही ब्रेक लगेगा उसको समझेगा अरे भैया हम बेवकूफ़ थे यार, हम ही थे मोशन में थे, तो हमारे लिए स्पीड कम रहेगा। एक्सेलरेशन का डील नहीं कर रहा था अभी तक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने उसको बढ़ाया जाके जनरल पे। जनरल जब उन्होंने बताया कि एक्सेलरेशन जब इन्वॉल्व किया, तब उन्होंने समझा कि ग्रेविटी भी जो है ना वो एक एक्सेलरेशन का इफेक्ट ही है, कोई फोर्स नहीं है। ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। फिर डेवलप करते गया तो उसने बोला कि अगर ग्रेविटी फोर्स नहीं है तो हमें धरती खींचती नहीं है, हमें स्पेस दबाता है। आपको जमीन नहीं खींच रही नीचे से, आपको ऊपर से दबाया जा रहा है कि आप ग्राउंड पे रहो। हाँ, अच्छा। ये उसने यहाँ से निकाला। हाँ, ओके। उसके लिए दुनिया का सबसे करिश्माई अखबार 1919 में छपा था, शायद उस दिन इश्तिहार छपा था जब आइंस्टाइन ने थ्योरी बोली थी। वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा है, एक आइंस्टाइन जर्मन फिजिसिस्ट उसकी थ्योरी प्रूव करने जा रहे हैं सर आर्थर एडिंगटन, जो कि है इंग्लैंड, मतलब कि यूके के। ब्रिटिश। दोनों अपोजिट साइड थे ना वॉर में। करेक्ट। ठीक है, लेकिन साइंस जोड़ देती है, साइंस का काम हमेशा जोड़ना ही है ना। तो वो जाते हैं। अब देखिए, मैं कभी एक दिन रील या मूवी बनाऊंगा उसके ऊपर, सोलर एक्लिप्स होना चाहिए। अब देखिए, अगर आपको ये साबित करना है कि स्पेस टाइम के मुड़ने से ग्रेविटी आ रही है, तो यार आपका ये माइक, मेरा बॉडी इतना तो स्पेस टाइम मोड़ नहीं सकता। करेक्ट है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे भारी ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे भारी ऑब्जेक्ट सबसे भारी क्या है? सन। एग्जैक्टली। तो उसने क्या कहा कि सन ने अपने आसपास के स्पेस को बहुत अच्छे से मोड़ा होगा। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए अगर मान लीजिए अभी उसमें कि यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे एक स्टार है। अरे माइक ठीक है, कोई नहीं चलेगा। तो अगर स्पेस इसने मुड़ा होगा तो लाइट जो है ना वो सीधी ना आके थोड़ी मुड़ के आएगी। हाँ। और हमारी ह्यूमन आइज की या कॉन्शियसनेस की, ब्रेन की ये कमी कह लीजिए, वो लाइट को हमेशा सीधे डायरेक्शन में परसीव करता है, बेंड हुआ रहेगा तो भी। हाँ, तो मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पे सन था, यहाँ पे स्टार था, ये लाइट ऐसे मुड़ के यहाँ पे पहुंची, तो इसको ये स्टार एग्जैक्टली यहाँ ना दिख के यहाँ दिखेगा। अच्छा, सीधी लाइन दिखेगी उसको। सीधी लाइन में दिखेगा कि यार ये स्टार यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पे है। इवन इफ वो वहाँ रहेगा तो भी। अच्छा, आइंस्टाइन अगर सही है तो। हाँ, ओके, ठीक है। हाँ, तो अब यार सूरज की रोशनी बहुत तेज है। हम कहते हैं ना कि चांद भी हमें इसलिए नहीं दिखता कि भैया दिन में तो सितारे दिखने बंद हो जाते हैं, भैया बहुत ज्यादा रोशनी होती है ना। तो एक काम करते हैं, सूरज को बुझा देते हैं लेकिन मास को रखते हैं। सूरज को बुझा देते हैं लेकिन मास को उसका मास रखते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, कि सूरज की रोशनी भी नहीं दिखे हमें लेकिन सूरज का मास भी रहे। तो सबसे खूबसूरत जरिया हमारे पास चांद। हाँ, ओके। और हमारी धरती और इस सोलर सिस्टम की सबसे खूबसूरत बनावट आप देखिए, चांद हमारी धरती से इतनी सटीक दूरी पर है और इतनी सटीक
मतलब कि विथ का है हाँ. कि जब उस पोजीशन पे आता है धरती और सूरज के बीच में तो सूरज पूरा छुप जाता है. ऐसा नहीं कि आधा छुपता है, पूरा छुपता है. तो उस दिन वो होना था. हाँ. 1919 में. हाँ. सोलर एक्लिप्स होना है और अगर उसके हमें पता है उसके पीछे जो सितारे हैं, जो उसके पीछे वाले सितारे, हमें पता है उसकी पोजीशन क्या है. हाँ. और अगर आइंस्टाइन सही है कि सही में ग्रेविटी कोई वो नहीं है, ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, स्पेस टाइम का मुड़ाव है, तो यार मुड़ना चाहिए. तो जो उसके एग्जैक्टली सूरज के पीछे जो स्टार्स रहेंगे वो इधर दिखेंगे. करेक्ट. हिले हुए दिखेंगे, बेंड होके आएंगे वो. हाँ, बट अपने को सीधे दिखेंगे. अपने दिखेंगे तो हमारे लिए उसका पोजीशन चेंज हो चुका होगा. हाँ, ये होना चाहिए. तो आइंस्टाइन सही है. और बारिश हो रही है यार उस दिन, कंप्लीट बादल. अच्छा. और समझ रहे हो वॉर का वक्त इतना मुश्किल से परमिशन मिला, ये हुआ, आर्थर एडिंगटन परेशान, ये हुआ. फिर ऊपर वाला यार, मैं तो मानता हूँ किसी नेचर सुप्रीम बीइंग में, तो उसने सोचा यार थोड़ा बच्चे मांग रहे हैं, दे देते हैं. जस्ट सोलर एक्लिप्स से 15-20 मिनट पहले या 1 घंटा पहले बादल छट जाते हैं, पैचेस निकल के आते हैं आसमान में. अच्छा. हाँ. और फोटो ली जाती है और उस फोटो को देखने के बाद दिखता है कि स्टार्स को जो अपने पोजीशन से हिलना था वो हिले हुए दिखे. यानी कि आइंस्टाइन सही था. अगले दिन इश्तिहार छपता है दुनिया के अखबारों में कि लॉज ऑफ हेवंस आर चेंज्ड फॉरएवर. वाओ. ये हेडिंग्स है हमारे. हाँ. तो यानी कि ग्रेविटी सही में स्पेस के मुड़ने का इफेक्ट है. अब फिर से कोई कंसेप्ट आता है, अगर स्पेस खींच सकता है तो इस वाली लाइट को जो मुड़ के आ रही है उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, स्पीड सेम है, तो टाइम को स्लो ना पड़ेगा. यानी कि मास जो है वो स्पेस ही को नहीं मोड़ रहा, वो टाइम को भी मोड़ देता है. टाइम में डायलेशन ला देता है. अच्छा. तो जितना ही भारी ऑब्जेक्ट होगा उसके पास जितने जाओगे उतना स्लो टाइम रन करेगा. सो वहां पे जो ब्लैक होल था वो बहुत भारी ऑब्जेक्ट था, तो वो प्लैनेट उसके उतना पास में था, इसलिए वहां पे टाइम स्लो हो गया, बहुत स्लो चल रहा था. बट अर्थ पे टाइम नॉर्मल जो चल रहा था वो चल रहा था. जिस पोजीशन पे वो बंदा था, आई वेटेड इयर्स. करेक्ट. हाउ मेनी? 24 years, I guess 3 months. तो वही था कि इसलिए जितना करीब जाओगे उतना टाइम स्लो हो जाएगा तुम्हारे लिए, दूसरे वाले के लिए नहीं होगा. और फिजिक्स के टर्म्स में, साइंस के टर्म्स में पूरा का पूरा कंप्लीट थी वो थ्योरी, जो कि है मूवी में. मतलब वो लेजिट है पूरा, वो स्पेसिफिक सीन एटलीस्ट. हाँ, 15 मिनट का मोनोलॉग दे दिया मुझे लगता है. हाँ, नहीं, इट्स ओके. अपने पास तो बहुत मूवीज है आज, तो नो इश्यूज. ये था वो. तो इट इज एक्यूरेट. हाँ, एक्यूरेट. ये नोलन साहब जो है ना वो थोड़ा ध्यान देते हो जरा. बहुत यार, बहुत हर चीज को बहुत बारीकी से बनाते हैं, इसलिए मैं भी बनाने सोच रहा हूँ मूवीज ना. उनके क्रू में प्रॉपर साइंटिस्ट वगैरह रहते थे, चेक एवरीथिंग, एवरी सिंगल जो भी दिखा रहे हैं. वेरी नाइस यार. ऐसी बनाई ब्लैक होल की इमेज रेंडर करके उन्होंने इक्वेशन लगा के कि ब्लैक होल जो अभी हमें दिखा है वो वैसा ही दिखा. वो मूवी में था. करेक्ट. वो भी 10-15 साल पहले की. हाँ, 10 साल पहले. इतने एक्यूरेट थे वो इक्वेशंस में. और एक मूवी आई थी अराइवल करके. अराइवल तो नहीं देखी मैंने. 2016 में आई थी. तो उसमें ये और एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया था कि बेसिकली ऐसा रहता है ना कि एलियंस आते हैं अर्थ पे, डिफरेंट टाइप ऑफ, नॉट अपना जो क्रेजी एलियंस रहते वैसे नहीं. इट्स लाइक मतलब उनको देखना भी इट्स लाइक कैसे बोल सकते हैं, मतलब इट्स लाइक शैडो टाइप में एलियंस आते हैं इन अ वे, राइट. एंड दे बेसिकली टीच अस कि टाइम जो है एटलीस्ट वो मूवी के यूनिवर्स में इट्स नॉट लीनियर, इट्स नॉन लीनियर. एंड जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर है वो आगे पीछे नहीं है, दे आर जस्ट एग्जिस्टिंग साइमल्टेनियसली. आई थिंक देयर वाज अ थ्योरी, आई थिंक आइंस्टाइन का ही थ्योरी था, ब्लॉक यूनिवर्स करके, राइट. तो वो मतलब इज इट पॉसिबल कि क्या, कैसे वो बताओ सीन क्या है. अब वही ना देखो, अभी हमने अब तक इतनी हमने बात की, हम समझ चुके हैं कि टाइम एक एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है. टाइम का परसेप्शन आपके लिए लगे, मेरे लिए लगे. करेक्ट है. तो इस हिसाब से जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आप और डील करते हैं, एक पैराडॉक्स का नाम भी आता है, एंड्रोमेडा पैराडॉक्स, ये सब आता है. बहुत बारीक में जाएंगे लेकिन ऊपर से बताता हूँ कि ओवरऑल क्या है ना कि टाइम अगर रिलेटिव है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक चादर पे बिछा हुआ है और हम पन्नों की तरह, जैसे किताब के पन्ने होते हैं ना, एक पन्ने से दूसरे पन्ने में जा रहे हैं, सब कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड, प्री डेस्टाइंड है. अच्छा. हम बस पन्ने पलटते जा रहे हैं. मतलब वो ऑलरेडी हो चुका है, हम होना ही है. हाँ, या फिर हो चुका है, फ्यूचर भी हो चुका है. हाँ, बट अपन ने एक्सपीरियंस नहीं किया, हम पहुंचे नहीं वहां तक. अच्छा. किताब है ना, किताब का एग्जांपल. हाँ, किताब है. हाँ, पहला पन्ना है, मान लो 300 पेजेस की, 300 पेजेस का पेज. हाँ, ठीक है. चाहे आप पहला पेज पढ़ो, दूसरा पढ़ो, आपको पता है कि 300वें पेज पे भी कुछ लिखा हुआ है. करेक्ट है. तो सब कुछ ऑलरेडी
प्री डिफाइंड है और वो चेंज भी नहीं कर सकते जो लिखा हाँ लिखा हुआ है। हम बस एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं। इवेंचुअली एक दिन आएगा जब आप किताब पढ़ना किताब के आखिरी में पहुंचेंगे तो देखेंगे 300वें पेज पे लिखा था द एंड या जो भी लिखा। हाँ जो भी है, जो इतनी बड़ी किताब पढ़ी वो सब बकवास थी, उस पर लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये सब चीज़ें होती है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस हम अभी पहले दूसरे पन्ने पे। अच्छा, मतलब हम लोग वी आर बेसिकली पैसेंजर्स है वो चीज़ में कि हम लोग बस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा, तो वो भी मतलब दैट इज आल्सो ट्रू इन दैट केस। हाँ मतलब आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी, सो मतलब वो इट इज नॉट प्रूवन इट ऐसे। आइंस्टाइन की इज देयर अ डिबेट, उसमें डिबेट हो सकती है। देखो आइंस्टाइन की थ्योरीज अब तक गलत साबित तो नहीं हो रही, लेकिन होने के ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकती। अच्छा, हाँ, आइंस्टाइन की इक्वेशन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक जगह जाकर टूट जाती है, जिसको कहते हैं सिंगुलैरिटी, जिस वजह से आइंस्टाइन परेशान थे, जिस वजह से उन्हीं की थ्योरी के हिसाब से ब्लैक होल होना चाहिए था और वो यकीन नहीं करते थे। आपको पता है 19 साल के हमारे ज़मीन से निकले हुए चंद्रशेखर साहब जब एक शिप में थे, इंग्लैंड जा रहे थे शायद पढ़ने के लिए थे, शिप में थे, उन्होंने आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल करके और उसके बाद उन्होंने जो जनरल थ्योरी मतलब जो इक्वेशंस आ रही थी उसी का इस्तेमाल करके, आइंस्टाइन की इक्वेशन का इस्तेमाल करके उन्होंने बताया कि यार जब एक स्टार मर रहा होता है तो उसका एंड पॉइंट वाइट डॉर्फ नहीं हो सकता। 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हमारा सन, उससे ज़्यादा कोई भी मास का कोई स्टार होगा तो जब मरेगा ना तो मरने के बाद वो वाइट डॉर्फ तो नहीं बनेगा। अच्छा, उससे पहले तक सबको लगता था कि अंत जो है ना स्टार का वो वाइट डॉर्फ है, मतलब ब्लैंक हो जाएगा बेसिकली। वाइट डॉर्फ नहीं, सफेद चमचमाता सितारा। ओह अच्छा, वैसे वाइट डॉर्फ हो जाएगा। वाइट डॉर्फ मतलब चमचमाता हो जाएगा और क्या नाम है छोटा हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा, लेकिन सफेद रहेगा। उन्होंने बताया कि यार अगर इतने भी मास का होगा ना 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हमारा सन, तो वाइट डॉर्फ नहीं होगा यार, कुछ और बनेगा। अच्छा, और कुछ और के अंत क्या है, उसका अंत है मतलब वाइट डॉर्फ के बाद और भी स्टेजेस आते हैं, लेकिन एंड पॉइंट आता है ब्लैक होल बन जाना। आइंस्टाइन यकीन नहीं कर रहे थे, अपनी ही इक्वेशन से निकले हुए अपनी थ्योरी की आउटकम को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। क्यों ऐसे? सिंगुलैरिटी आ रही थी। सिंगुलैरिटी के ऐसा पॉइंट मान लीजिए कि पूरे का पूरा मास जो है ना, पूरा मास नो डायमेंशन में टेक्निकली आ चुका है, पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। अच्छा, अब कैसा मतलब वेरी स्मॉल नहीं, है ही नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं है, पॉइंट एग्जिस्ट थोड़ी ना करता है। करेक्ट। हम क्या बोलते हैं, पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं है, कोई लेंथ नहीं है, कोई विड्थ नहीं है। पॉइंट टेक्निकली दिखाने के लिए आप पेन से लगा देते हैं, करेक्ट, हाँ, बट एग्जिस्ट थोड़ी ना करता है। हाँ, सही बात। आप पूरे के पूरे सूरज के या उसके मास को आप पॉइंट पे ला दो, यानी कि डायमेंशन से हटा दो, एक ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पर कुछ है और कुछ नहीं भी है। ठीक है, सिंगुलैरिटी उसको कहते हैं। तो वहाँ उसकी इक्वेशन टूट रही है ना, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब सॉल्व करते हैं वहाँ टूट जाती है, तो उस चक्कर में वो भी मानते नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आइंस्टाइन की सारी चीज़ें, अब सिंगुलैरिटी है कि नहीं ये नहीं पता, और सिंगुलैरिटी दिख गई। सिंगुलैरिटी मान लीजिए ऐसी जगह है जहाँ पे सारे के सारे कोई भी फिजिक्स के लॉ काम नहीं कर सकते, उसके अंदर से पूरे का पूरा ब्रह्मांड बाहर निकल के आ सकता है विद इन सेकेंड्स, लाइक बिग बैंग। हाँ मान लो, और मान लो एंटी मैटर का बनाएगा ना, वो हमारे मैटर से मिल जाएगा, एनाहिलेशन। ओह, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाँ, लेकिन अननोन है वो। हाँ, लेकिन खूबसूरत बात यह है कि ब्लैक होल के अंदर है। और ब्लैक होल की एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है इवेंट होराइजन की। इवेंट होराइजन में अगर कोई चीज़ अंदर चली गई तो वो कभी बाहर नहीं आ सकती। ओके। और अगर सिंगुलैरिटी उस इवेंट होराइजन के अंदर है तो कुछ भी फेंक रहा होगा तो कभी बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं आएगा। अच्छा, तो मैंने एक रील बनाई थी इसमें कि हमें लगता है कि ब्लैक होल शैतान है एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब कि यार भाई देवता बन रहा है, देवता की तरह काम कर रहा है शायद, अगर सिंगुलैरिटी है तो ये है। तो ऐसा आप बोल रहे हो कि टाइम लूप में एग्जिस्ट करता है, जैसी बात है वो सब कुछ प्रीडिफाइंड है, एक ही स्पेस सब, हाँ सब कुछ उनकी थ्योरी के हिसाब से, लेकिन क्या कंप्लीट सत्य है नहीं पता। क्या लगेगा वो अगर कोई आगे जाके प्रूव करना चाहता है, या फिर मतलब हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, व्हाट वुड इट टेक टू प्रूव कि वो जो उन्होंने थ्योरी है वो फैक्ट बन गई है, अनडिस्प्यूटेबल फैक्ट? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि साइंस की सबसे बड़ी खासियत ये वो इवॉल्व करती है यार। मतलब न्यूटन के जाने के बाद 300 साल तक हमको लगा था न्यूटन जो बोल गया सही बोल गया, गलत हो गया। अभी आइंस्टाइन की सारी चीज़ें वर्क कर रही है, सैटेलाइट का टाइम डायलेशन के हिसाब से उसको करेक्ट करना पड़ता है, सब चीज़ आइंस्टाइन की वजह से चल रही है, तो अभी सही चल रहा है। एक पॉइंट पे आके शायद लगे कि नहीं यहाँ गलत है, और वो बुरा भी नहीं मानेंगे ऊपर बैठ के आइंस्टाइन, कह रहे भाई ठीक है, अच्छी बात। उनको वो नहीं है ना कि अरे यार ऐसे कैसे हमको तुमने बोल दिया, ईगो नहीं उनके पास। साइंस में शायद नहीं होता, वो अपने आप को करेक्ट करने के लिए। और साइंस में डिबेट बहुत अच्छी होती है। हाँ, आपने एक फ़ोटो देखी हुई यार, बहुत खूबसूरत फोटो है उस ज़माने की। मतलब मैं सोचता हूँ क्या
दौर रहा होगा जब दुनिया के सुपरस्टार जो थे ना वो साइंटिस्ट हुआ करते थे। हाँ भाई, वो एक शायद वीडियो थी, आई गेस ओपनहाइमर की बात कर रहे हो क्या? ओपनहाइमर नहीं, मतलब वो सारे, अच्छा, ओपनहाइमर और आइंस्टाइन का एक फेमस फोटो था, आई थॉट। हाँ नहीं वो नहीं हाँ अच्छा ओके। एक वीडियो थी जिसमें मैडम क्यूरी को शायद नोबेल प्राइज मिल रहा था और वो पूरा का पूरा स्टेडियम काइंड ऑफ भरा हुआ है, वो आती है और क्या गूंज है। साइंटिस्टों की एक फोटो है, मैं फोटो वो बोल रहा है जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत पूरा का पूरे लगता था पूरा ज्ञान वो एक बैठा है, जिसमें मैक्स प्लांक है, आइंस्टाइन है, मतलब नील्स बोर है, बहुत बड़ी फोटो है वो, आप सर्च करिएगा देखेंगे, बहुत खूबसूरत फोटो है। उस समय उतने जाइंट्स थे, दिमाग एक साथ थे। फिजिक्स ने जितना अर्ली 1900s में कमाल काम कर दिया, इनलाइटनमेंट हो गया काइंड ऑफ, मतलब बहुत इतना काम कर दिया कि अभी मिल नहीं रहा और काम क्या करें। नील डिग्रास टायसन ने एक इंटरव्यू या पॉडकास्ट में कहा पे तो बोला था कि टाइम ट्रैवल यू कैन डू इट इन फ्यूचर, जैसे हमने बात किया, जस्ट बाय ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ लाइट के आजू बाजू अगर आप ट्रैवल करोगे वो स्पीड है, तो यू कैन एक्चुअली मतलब काइंड ऑफ टाइम ट्रैवल इनटू द फ्यूचर। बट उनका ऐसे कहना था कि यू कांट डू दैट इन द पास्ट। अरे फ्यूचर में भी नहीं कर सकते क्योंकि हाँ, बट मैं लेट मी से व्हाट ही सेड, राइट। तो उन्होंने बोला था कि वो भी बात करेंगे अपन फ्यूचर वाली, बट ही सेड कि पास्ट में नहीं कर सकते। एंड आई थॉट थोड़ा सा सिली आर्गुमेंट है, बट ही सेड कि फ्यूचर से कोई हमको आज तक विजिट करने को नहीं आया। दैट वाज हिज थिंग। उनका मतलब ये नहीं था फ्यूचर जो बोल रहे हैं ना कि टाइम ट्रैवल फ्यूचर में, क्या स्टेटमेंट का ही सेड कि फ्यूचर में हो सकता है। नहीं वो नहीं था उनका मतलब। हाँ, फिर उनका मतलब ये था कि हम एक मशीन बना के अपने फ्यूचर में जा सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? बेसिकली फ्यूचर में जाने का मतलब क्या है, वो ना अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट ना करने वाली बात है। अब एक बात बताइए मुझे, अगर आप आज ये घर से निकले और 1 साल बाद घर पे वापस लौटे, तो टेक्निकली आप अपने इस घर के फ्यूचर में आए। सही बात है। लेकिन आपने क्या किया? आपने अवॉइड कर दी सच्चाई। अच्छा, हाँ, मैं शिप में बैठूंगा, रॉकेट में बैठूंगा और मैं धरती से भाग जाऊंगा, अच्छी खासी स्पीड में भागूंगा, तो मेरे लिए टाइम स्लो चल रहा होगा, टाइम डायलेशन धरती पे बहुत फास्ट चल रहा होगा। तो मैं एक ट्रिप मार के जब आऊंगा तो मेरे लिए 10 साल गुजरे होंगे। करेक्ट है। धरती के लिए मान लीजिए 100-150 साल जैसे कूपर का हुआ इंटरस्टेलर में वैसे। हाँ, अच्छा, जो बेटी बूढ़ी हो जाती है ना। हाँ। तो आपने क्या किया? आपने बस अपनी सच्चाई जी नहीं, आपने उसको अवॉइड कर दिया। अब इसका मतलब क्या होगा कि जब आप 10 साल बाद मान लीजिए रिटर्न आए, ट्रिप करके मस्त रॉकेट में बैठ के गए थे और धरती पे 150 साल गुजर चुके हैं, तो आप वापस नहीं जा पाएंगे पीछे। हाँ, आपने एक टाइम फ्रेम को काट दिया। आपने क्या किया? अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपने अपने लिए स्पीड ऑफ टाइम को कम कर दिया। आपके लिए टाइम बहुत स्लो चला, धरती के लिए फास्ट चला, तो आपने एक गैप ला दिया बस। बट सूफी, एक बात, जैसे आपने जो एग्जांपल दिया, ठीक है, अभी लेट से अगर मैं आज अर्थ छोड़ के जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, राइट, और मैं जैसे वो जो कोई ब्लैक होल के पास में कोई तो प्लैनेट था, लेट से मैं उसमें जा रहा हूँ, मैं उधर 10 साल रह रहा हूँ, राइट, तो मेरा एज अभी अगर 30 है फॉर एग्जांपल, तो मेरा एज हो जाएगा 40। लेट से कि उधर भी सेम ग्रेविटी वगैरह डायनामिक जो भी है कि मेरा डीके नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मेरा एज हो गया 40, चल रहा है, करेक्ट। बट वापस जब मैं अर्थ पे आता हूँ 11th ईयर में फॉर एग्जांपल, राइट, तो लेट से 150 साल गुजर गए, राइट, तो टेक्निकली मतलब मैंने इवन तो मैंने मेरी रियलिटी अवॉइड की है, बट मैं तो जैसे एज होना था वैसे हुआ, एंड व्हेन आई रिटर्न ऑन अर्थ तब तो 150 साल गुजर गए, तो टेक्निकली आई ट्रैवल्ड इनटू द फ्यूचर ना, क्योंकि मैं ऐसे तो जी ही नहीं पाता था। कागजों के शब्दों में आप बोल दो फ्यूचर में चले गए। हाँ, तो जुगाड़ वाला टाइम ट्रैवल हो काइंड ऑफ। जुगाड़ है, हाँ, कोई टाइम ट्रैवल नहीं है। ये लोग सोचते अरे हम तो और फ्यूचर से कोई पास में इसलिए नहीं आया क्योंकि फ्यूचर में भी पॉसिबल नहीं। हाँ, वही उनका वही डायलॉग था कि पास्ट में पॉसिबल नहीं है बिकॉज फ्यूचर से आज तक कोई हमको विजिट करने नहीं आया। बट कोई लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, दिस इज काइंड ऑफ वाइल्ड, बट अगर कोई आया भी रहेगा तो हाउ वुड वी नो? मेरे को मतलब आप भी हो सकते हो, मैं बोलने वाला था, या फिर मैं भी हो सकता हूँ। हाउ वुड यू नो? बस बिल्कुल बता रहा हूँ, ऐसा कैसे मेरा कंटेंट चल गया? मुझे पता है ना, मैं फ्यूचर देख के आया था, यार ये ऐसा होगा करके। ऐसा नहीं, वो वही बोला ये सब खामा कि इंसान की फितरत है, वो अपनी रियलिटी को जीना नहीं चाहता। अच्छा, उसको लगता है कि यार इस दुनिया से एक अच्छी दुनिया शायद बाहर है, शायद जैसे होता नहीं कि यार इस देश से बाहर जाएंगे तो शायद दूसरे देश में अच्छा रहेगा। हाँ, वो अपनी आप को डाइजेस्ट नहीं करता ना सच्चाई अपनी। उसके लिए वही है कि ये दुनिया सही नहीं लग रही यार, मार्स पे जाके रहते हैं, अरे इसको बना दो अच्छा। टाइम ट्रेवल अगर पॉसिबल होता है फॉर एग्जांपल, वो कैसे हो? मतलब आई विल गिव यू 2 थिंग्स कि मेरे हिसाब से एक तो होगा कि जो हम लोग मूवीज में देखते हैं, मार्वल मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह में हमने देखा है, MCU में, कि एवरी डिसीजन यू मेक इट क्रिएट्स बेसिकली अ डिफरेंट टाइमलाइन और अ ब्रांच बन जाता है। बट हमने और बाकी शोज में भी देखा है, डार्क हो गया या टेनेट में हमने देखा है कि इट्स जस्ट वन क्लोज्ड लूप यूनिवर्स
एंड तुम लोग उसमें ही काइंड ऑफ घूम रहे हो, यू कांट चेंज द रियलिटी ऑफ इट। अगर होना है तो व्हाट इज मोर प्लॉजिबल दोनों में से? दोनों ही। दोनों क्यों? क्वांटम, हाउ कैन बोथ ऑफ देम एग्जिस्ट? यार यही तो ना। हाँ। एक शॉर्ट ही, हम सब क्वांटम स्टेट में रहते हैं, हम सब सुपर इम्पोज है, सारी पॉसिबिलिटी के साथ एग्जिस्ट करती है मान लीजिए। सिर्फ ग्रेविटी नहीं समझ में आ रहा है इंसान को क्या है, बाकी सब समझ लिया, बाकी समझ लिया सब जो फॉर फंडामेंटल फोर्सेस में हमने बाकी सब समझ लिए। ग्रेविटी नहीं समझ, ग्रेविटी नहीं समझ पा रहे। जिस दिन ग्रेविटी समझ जाएंगे, हमने मस्त क्या करना है, सोचना है कि यार एक काम करें, आज चांद पे हो गया आते हैं तो नीचे लगाएंगे मशीन, ग्रेविटी को हम अपने से मैनिपुलेट करेंगे, मस्त चांद पे चाय पी गाएंगे। हमने रॉकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेविटी खींच रही है ना, मतलब ये इन द सेंस कि हमें दबा रही है, स्पेस टाइम फैब्रिक, ये अब तक चल रहा है। हाँ। ऐसा नहीं है कि यही है। क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब है क्वांटा। क्वांटा मतलब सर्टेन पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स, मतलब सब कुछ डिफाइंड में। उसने दुनिया की हर चीज़ों को पैकेट से समझा दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे आती है कि पार्टिकल शेयर हो रहे होते हैं, आ रहे होते जा रहे होते हैं, ये सब हो। ग्रेविटी के ग्रेविटॉन्स नाम के पार्टिकल नहीं मिल रहे, थ्योरी में है वो। और कहते हैं, ये भी थ्योरी है, कि अगर ग्रेविटॉन्स को डिटेक्ट करना है कि अगर वो होते हैं, हाँ, तो हमें जो मशीन बनानी पड़ेगी। देखो अब तक तो हमारे पास सबसे बड़ा जो कोलाइडर है वो क्या सन के अंदर है। हाँ, करेक्ट। कितना, मैं एग्जैक्टली डिस्टेंस भूल गया, हाइड्रॉन कोलाइडर कुछ नाम उसका, 11 किलोमीटर है गैस, इतने अराउंड में, पूरा डिस्टेंस नहीं पता, जो भी है। हाँ। तो ग्रेविटॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए एक जगह पढ़ा था मैंने कि उस डिवाइस का साइज जो है ना, हमारे नोन यूनिवर्स जितना बड़ा होना चाहिए। उस डिवाइस नोन यूनिवर्स जितना बड़ा होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव कर ही नहीं सकते। हाँ, तो वो तो मतलब ऐसा है। तो ग्रेविटॉन्स तो नहीं मिल रहे अब तक, थ्योरी में ये सब। अच्छा। ऐसे टेक्योन्स भी थ्योरी में, जैसे हम दुनिया में कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट तक नहीं पहुंच सकती, ऐसे टेक्योन्स एक ऐसा पार्टिकल है जो स्पीड ऑफ लाइट तक स्लो नहीं हो सकता, वो भाग बहुत तेज रहा है, लेकिन वो थ्योरी में कागजों पे, वो ऐसा कुछ है नहीं, मिलता नहीं। खैर, तो क्वांटम मैकेनिक्स की बातें चल रही है भाई। क्वांटम में डर गए कि यार हमने तो बोल दिया यार कि तो ऑब्जर्वेशन रिजल्ट बदलता है, इससे वो डर गई। तब उसने बोला कि ये बदलता नहीं है, इसी को कहते हैं मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन। मैनी वर्ल्ड नॉट मल्टीवर्स। हाँ, मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन, वहां से भी ये सब चीज निकल गई है कि जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी पार्टिकल, किसी चीज की, किसी स्टेट में एग्जिस्ट करने की, वो सब हो रही होती है एक ही बार में साइमल्टेनियसली, और हम बस किसी एक ऑप्शन में हैं। अच्छा, मतलब वो चीज अगर एक्सेप्ट करे तो दोनों चीजें साथ में हो सकती है अगर टाइम ट्रैवल में। हाँ, मतलब इन द सेंस कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है, बहुत सारे टाइमलाइंस बन चुके हैं। हाँ। और एक ऐसा टाइमलाइन है उसके अंदर जिसके अंदर टाइम ट्रैवल हो रहा है। अच्छा, अभी भी वो क्लोज लूप में ही है मान लीजिए, लेकिन उससे अलग हो गया है मान लीजिए। ये थोड़ा इजी करो। हाँ, ये वाला। हाँ। यार एक तो इसलिए ना मुझे बहुत लोगों ने गालियां दी थी। मतलब ये बताओ मुझे बेसिकली कि जैसे कमिंग बैक टू वेरी बेसिक, राइट, कि अपने ब्रांच बन रही है, बट यू आर सेइंग कि ब्रांच तो बनी रही है, बट उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी साथ में ही है, सब कुछ साथ में। बट वो कैसे, मतलब वो थोड़ा सा एकदम, मतलब डम कर दो थोड़ा। नहीं, डम नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोला था, बहुत लोग गालियां देते विकास सर वाले में कि यार तुम कौन होते हो बोलने वाले, बता इससे समझाने वाले। भाई मुश्किल थोड़ा कंसेप्ट है, उसको थोड़ा इजीली बनाना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें क्या है, देखो, एक ना, अगर मान लीजिए एक पॉसिबिलिटी क्या थी, हम लोग कहाँ शूट कर रहे होते हैं, वहाँ दूसरे स्टूडियो पे, और यकीन मानना हो रहा है वो शूट वहाँ पर हो गया है, नहीं तो हो रहा है अभी भी करंटली चल रहा है, करेक्ट, लेकिन किसी और जगह पर। जितने पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सब हो रही है। ये मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन आ गया। ये तो समझ गया। ठीक है। हाँ। एक पॉसिबिलिटी है जिसमें एक इंसान टाइम में बैक जाना चाहता है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, तो वो भी कहीं हो रही होगी। ओ, मतलब ये चीजें भी वही ब्रांच पे है। हाँ। अच्छा, वैसे ओके, जितनी पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटीज अक्रॉस द टाइम। हाँ, समझ गया। मतलब जैसे अगर हम लोग अभी 3 जगह पे शूट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल अभी, बट एट द सेम टाइम अगर आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी करें तो देयर इज समवन की जो मस्ट हैव ट्रैवल्ड, मतलब वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज वुड बी कि समवन हैव ट्रैवल्ड इन द पास्ट एंड शूटिंग the same thing someone is traveling in the future shooting the present में तो हम लोग कर ही रहे हैं, ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं, मतलब बारी वैसा नहीं, मतलब काइंड ऑफ देखो, अगर मेरे पास 10 ऑप्शन है जिंदगी जीने के, 10वां ऑप्शन में एक जिंदगी जीने का तरीका ये है कि उसमें मैं टाइम ट्रैवल करूंगा, तो ये एक ऑप्शन है। ओह, ओके। तो वो हो रहा होगा, मतलब कि यूनिवर्स अपने आप को वैसे बांट लेगा
जिसमें ये सारे ऑप्शन हो रहे हैं, और जिस एक ऑप्शन के अंदर टाइम ट्रेवल है। अच्छा, ओके, हाँ, गॉट इट, मतलब इट्स वन ऑफ द ऑप्शंस। वन ऑफ द ऑप्शंस। उसमें भी एक ऑप्शन रहेगा पास्ट वाला, एक ऑप्शन रहेगा प्रेजेंट वाला, हाँ, सॉरी फ्यूचर वाला। अच्छा, गॉट इट, वैसा सीन है। और जब हम बात करते हैं जैसे टेनेट या डार्क में दिखाया कि इसमें क्या हुआ, एक इंसान पास्ट में गया। कहाँ में दिखाया? डार्क में। हाँ, नेटफ्लिक्स का, हाँ, टेनेट या डार्क में जब कि पास्ट में गया, तो एक्चुअली वही मैनुअल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कि ये भी यूनिवर्स ने बनाया हुआ था कि तुम पास्ट में जाओगे और तुम्हारे पास में जाने से ही ये फ्यूचर बनेगा। मतलब नियति थी, वो नियति थी, इंटरस्टेलर में नियति थी। कूपर को जाना था, चाहे कितना ही वो फ्यूचर में जाके ब्लैक होल के अंदर से, टेसरेक्ट के अंदर से चिल्लाते रह गया स्टे स्टे स्टे। शुरुआत में वो किताबें गिरी है, स्टे, वो वही गिरा रहा था कि स्टे, लेकिन उसको जाना था। नियति, भाग्य, विधि का विधान नहीं काट सकता कोई। ये आइंस्टाइन के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। नहीं तो कमेंट्स आ जाएंगे वापस से भाई तू कौन होता है बोलने वाला, हमारा हम तो सही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से ही ऐसा है। और टेनेट में हो गया या उसमें हो गया, सभी डार्क में हो गया, इंटरस्टेलर में हो गया, ये वही दिखाया गया है कि जो होना होगा, तुम कुछ भी पैर मार लो, कुछ भी हाथ पैर मार लो, तुम ही फ्यूचर में जाके अपने पास्ट को बोलोगे कि फ्यूचर में आ जा। आई थिंक वो मैं वही बोल रहा था ना, वो मूवी जो था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस वाला जो मूवी था, करेक्ट, उसमें वो मतलब द इंटरप्रिटेशन वाज कि अगर हम लोग जो भी कर सकते थे कर चुके हैं, फ्री विल आता कहाँ से? व्हेन यू हैव अ चॉइस कि 10 में से अगर कोई एक चीज तुम पकड़ो तो, बट तुमने हर एक जगह पे अगर 10 के 10 चीज कर ली है, तो फिर काहे का फ्री विल हुआ ना? वो तो करेक्ट है, इल्यूजन हो गया। तब भी फ्री विल का इल्यूजन है ना, क्योंकि उसमें देखो एक जितना शुरुआत में दिख रहा है, वो याद आ रहा है मूवी में, एक सीन में वो लड़की के साथ चले जाती है, और उस वजह से वहाँ पे वो उन्होंने शॉप खोली होती है सफाई करने, मतलब कपड़े साफ करने की, और एक जगह नहीं जाती है तो वो बहुत अमीर हो जाती है। तो ये सारे ऑप्शंस थे, वो सारे ऑप्शन हो रहे थे, बस अलग अलग ब्रह्मांडों में हो रहे थे। करेक्ट। और उसमें उसकी कोई आगे बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई, वो बोलते कि यहाँ पर तुम सबसे खराब जिंदगी जी रहे। तो वही बात है, तो शायद तो उसी में मैं भी हूँ, सबसे खराब जिंदगी। अरे नहीं, वो 1 साल पहले थे आप, 2 साल पहले। अरे नहीं, वो बात नहीं है, लोगों को लगेगा मैं अमीर हो गया, कर दो यार अमीर। तो ऐसी बात है, जितने भी ऑप्शंस हो सकते हैं ना सारे, वो हो रहे हैं, बस अलग अलग जगह हो रहे हैं। यहाँ पे फ्री विल हल्की हल्की दिखती है कि तुम चूज कर लो कि तुम्हें किस में जाना है। बट फ्री विल कैसे हो गई? अगर लेट से मैं अभी हूँ, राइट, तो लेट से कि हम लोग आज घर में शूट कर रहे हैं, बट लेट से 10 स्टूडियो में शूट कर सकते हैं, एंड घर में शूट करें, 11 ऑप्शन है, राइट, और शूट भी नहीं कर रहे, चलो 12 ऑप्शन, या फिर हम लोग है ही नहीं यहाँ पे, तो अगर 12 यूनिवर्सेस में हर एक चीज कर चुका हूँ, राइट, तो फ्री विल आया कहाँ से? मतलब चॉइस आई कहाँ से? अगर मैं एवरीथिंग, चॉइस आती कब है? जब मेरे को कुछ चीज़ नहीं करनी और कुछ चीज़ करनी है। जब मैं हर एक चीज़ कर चुका हूँ, तो हाउ कम देयर इज छोटी छोटी फ्री? हर एक चीज़ कर नहीं चुके, हर एक चीज़ हो रही है। समझ रहे? हाँ, नहीं बताओ। देखो, एक होता है कि आपको इस ब्रह्मांड के आपको यही करना था, यहाँ फ्री विल नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास 10 ऑप्शन है, 10 के 10 होंगे, लेकिन शायद, तभी बोला शायद, आपके पास हल्की सी चॉइस आती है कि मैं ये ऑप्शन करूं कि नहीं करूं, सूफी ट्रैम्प को बुलाऊं या नहीं बुलाऊं। दोनों ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन आपने चुना कि बुला देते। इज देयर अ यूनिवर्स वेयर मैंने नहीं बुलाया? हाँ, तो चॉइस कहाँ से हुई फिर? वो भी तो चॉइस है ना, बुलाना भी तो चॉइस है। बोला यहाँ पे हल्का सा दिखता है कि शायद चॉइस यहाँ पर है। अच्छा, शायद चॉइस है, हाँ, मतलब वो भी डेफिनेट नहीं है। तभी तो क्वांटम मैकेनिक्स का जिसने जन्म दिया, हाइजेनबर्ग, वो नहीं मानते थे फ्री विल में, तो मैं कौन हूँ बोलने वाला ना? हाँ, करेक्ट है। तो वो भी नहीं मानते, वो भी डिटरमिनिस्टिक दुनिया में मानते थे। वो बोलते थे कि इससे मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन आता है, पॉसिबिलिटीज आती है, मान लीजिए बात कर रहे हैं, ये मूवीज ऑलरेडी उधर से लिया है बेसिकली। हाँ, तो वो आता है। और उसके बाद लेकिन वो बोलते थे इसका मतलब चॉइसेस कितनी होंगी, बहुत सारी चॉइसेस हो सकती है, लेकिन कितनी होंगी तुम्हारे हाथ में नहीं है, और तुम कौन सी जियोगे शायद तुम्हारे हाथ में, वो भी हाथ में नहीं है। अच्छा, गॉट इट। बिग बैंग थ्योरी देखा है आपने? नहीं यार, बिल्कुल नहीं देखा है। मैं बहुत कम सीरीज देखता हूँ। मैंने वो देखा था, आई एम नॉट इन डेंजर स्काइलर, आई एम। अच्छा, ब्रेकिंग बैड देखा आपने? हाँ, वो तो आपने भी देखा रहेगा, वो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से। हाँ, ब्रेकिंग बैड देखा तूने? देखना, पर मजा आएगा आपको। तो ये वो जो फॉर्मूला वगैरह करोगे, इनको मजा आएगा। ये देखेगा मस्त है वो।
तो एनीवे तो उसमें ना शेल्डन कूपर करके एक साइंटिस्ट रहता है. हाँ. उसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम इज टू प्रूव स्ट्रिंग थ्योरी. हाँ, अरे वो नहीं हो सकती स्ट्रिंग थ्योरी वाला. हाँ. क्या क्या सीन है वो, मतलब स्ट्रिंग थ्योरी डज इट रियली, मतलब व्हाट डज इट, अपना अभी का अंडरस्टैंडिंग क्या है, व्हाट इज ट्राइंग टू प्रूव एंड क्यों नहीं हो सकता है. स्ट्रिंग थ्योरी को तुम गलत इसलिए साबित नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम स्ट्रिंग थ्योरी की सारी पॉसिबिलिटीज लिख नहीं सकते. बहुत सारी पॉसिबिलिटी. तो अच्छा, एक थ्योरी कब गलत साबित होगी? अभी का अंडरस्टैंडिंग बताओ पहले, फिर उसको वो क्या प्रूव करना चाहता है, क्योंकि दैट विल चेंज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. स्ट्रिंग थ्योरी की अभी की अंडरस्टैंडिंग मैं कैसे बता दूं जब वो खुद अंडरस्टैंडिंग पॉइंट पे नहीं जा रही. अच्छा. अभी तक खुद स्ट्रिंग थ्योरी डेवलप हो रही है और उसमें 11 डायमेंशन की बात होती है, शायद एम थ्योरी में 12 डायमेंशन की बात होती है. लेकिन अब एक ऐसी थ्योरी जो पहले कंप्लीट ही नहीं हुई है तो उसको गलत कैसे कर दोगे अभी? अच्छा, मतलब इट्स इन डेवलपमेंट. हाँ हाँ. 2-3 चीज़ें उनके, जैसे उनका स्ट्रिंग का मतलब क्या है, स्ट्रिंग नाम की पड़ा कि वाइब्रेशन से बने हम लोग, एनर्जी के वाइब्रेशन से. क्वार्क्स इंस्टेड ऑफ पार्टिकल अपना जो है वैसे नहीं है, एनर्जी के वाइब्रेशन. अच्छा, ओके. उनकी थ्योरी है ये. एक्चुअल स्ट्रिंग मतलब. हाँ, मतलब एनर्जी की स्ट्रिंग. हाँ. तो इसलिए उसका नाम वहीं से आया है शायद. तो उस पे है वो. अब वो पूरी डेवलप ही ना हुई है तो गलत हो जाते तो गलत करते. करेक्ट. बट पहले बन तो जाओ. अच्छा, बन रही है. बच्चा पैदा हुआ कि ये बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा. हाँ, वैसे बात पता नहीं है ना. अभी तो वक्त दो, वक्त लगता है ना, पर डेवलप तो हो जाए. टेनेट में देयर इज अ थिंग कॉल्ड रिवर्स एंट्रोपी. हाँ, राइट. रिवर्स टाइम कहते हैं. इन्वर्स टाइम इन्वर्जन और रिवर्स एंट्रोपी, ऐसा कुछ तो उन्होंने बोला है. टेनेट एनीवे, टाइम इन्वर्जन वाली जो बात है जो टेनेट में है, हाउ रियलिस्टिक इज दैट? रियलिस्टिक तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये है फिजिक्स के टर्म्स में. थियोरेटिकली कैन इट बी डन? थियोरेटिकली देखो, वही बताता हूँ. एक ना बहुत खूबसूरत थ्योरी है, मैं वर्ड खूबसूरत से इस्तेमाल करता हूँ हमेशा कि बहुत अच्छा वर्ड है. तो एक थ्योरी है थर्मोडायनेमिक्स की, जब हम बात करते हैं उसमें एक लॉ आता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ बहुत अच्छा है. फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी कंजर्व्ड है, मतलब कि कभी एनर्जी सिस्टम से लॉस जाती नहीं. अगर मैं भी इसको और तो इसमें जाएगी, उसमें से मैं अगर कुछ हो मेरे पास गिराने के लिए, मान लीजिए मैंने एक चीज़ ली और मैंने उसको गिरा दिया. हाँ, ठीक है. हुआ क्या कि यहाँ पे एनर्जी, तो उसके बाद पोटेंशियल, टेक्निकली देखा जाए पोटेंशियल चेंज के हिसाब से mgh है, यहाँ पे आके गिर गई, काइनेटिक में कन्वर्ट हुई और फिर ये सोफे पे लगी, थोड़ी हीट में, थोड़े साउंड में लॉस हो गई. एनर्जी कंजर्व है. ठीक है, करेक्ट है. यहाँ से हाइट पे थी एक एनर्जी, यहाँ गिरी, हीट वीट में लॉस हो गई. अब मैं उसी पेन को दोबारा एनर्जी उतनी ही दे देता हूँ. पेन को? हाँ, जो गिरा है ना यहाँ पे, सारी एनर्जी वापस दे रहा हूँ. तो क्या वो वापस हवा में आएगा? मूवी में आ रहा है बट आना नहीं चाहिए. आप बताओ, अब तक हुआ ऐसा? नहीं हुआ है. क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों है कि सर्टेन ही इवेंट्स हो सकते हैं. बर्फ पिघल ही जाएगी. बर्फ क्या कर रही है? बर्फ बाहर की हीट ले रही है और पिघल जा रही है, एनर्जी फ्लो हो रहा है. सही बात है. पानी हीट निकाल के जम क्यों नहीं जा रहा अपने आप? फ्रिज उल्टा नहीं होता है कभी. हाँ, फ्रिज को लगाना पड़ता है. सर्टेन इवेंट्स हो सकते हैं, उसको डिफाइन करती है एंट्रोपी. एक इसी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब हम बात करते हैं उसमें ये आता है कि ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी 0 रहेगी या तो बढ़ेगी, कम नहीं होगी. अच्छा, मतलब चेंज इन एंट्रोपी. इज इट फेयर टू से कि चीजें ऑर्गेनाइज से डिसऑर्गेनाइज ही होगी? हाँ, कभी उल्टी नहीं हो सकती. अगर मैं ग्लास, पानी का अगर मैं ग्लास अगर मैं तोड़ दूं तो वो टूटेगा, बट ऐसा कभी होगा नहीं कि वो वापस उल्टा आके वापस वो कभी बनेगा. एक्सटर्नल एजेंट लगाना पड़ेगा. हाँ, अपने आप नहीं होगा. हाँ, अपने आप नहीं होगा. हाँ, जिस बोलते हैं जैसे मूवी में दिखा गया कि बुलेट्स उल्टे वगैरह, वो नहीं होना है. वो नहीं हो सकता. उसके लिए होने के लिए बताना क्या होना चाहिए. हाँ हाँ हाँ, वही होता क्या है, एक प्रोसेस कहते हैं रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल मतलब कि अगर आपको मान लीजिए एक पिस्टन है, कोई चीज़ है, अगर सिलेंडर में पिस्टन है, पिस्टन को मैंने ए पॉइंट से बी पॉइंट में कंप्रेस कर दिया, सिलेंडर के अंदर ले गया, कंप्रेस कर दिया. अगर प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल हुआ, इरिवर्सिबल वर्ड से समझ में आ गया, दोबारा दोहराया नहीं जा सकता. तो अगर मैं अब मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मैं पिस्टन को लेके आया, तो आप बोलोगे यार मैं बी से ए पे खींच लूँगा, दोबारा आ गया. लेकिन क्यों नहीं आया? मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस अभी भी क्यों है कि ओवरऑल यूनिवर्स में डिसऑर्डर फैल चुका है. रिवर्सिबल होने का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में, अच्छा, वापस उसको उल्टा आना पड़ेगा. पूरा का पूरा यूनिवर्स को अगर उल्टा आ गया तो आप बता नहीं पाओगे फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या है. हाँ, समझ रहे हो ना? हाँ, समझ गया. अगर एक प्रोसेस रिवर्सिबल है, इसका मतलब ये हमको टाइम का सेंस आता कैसे है. मैंने एक रील बनाई थी, इसके ऊपर बनाई थी कि टाइम को डायरेक्शन एंट्रोपी देती है. क्योंकि अगर मान लीजिए पिस्टन का पोजीशन ए पे है और बी पे है, इन दोनों में डिफरेंस ही ना हो किसी चीज का यूनिवर्स में, तो आप कैसे बता सकते हो कौन किसका फ्यूचर है? सही बात है.
फ्यूचर बताने के लिए, मतलब ये बताने के लिए जो हो चुका है वो पास्ट था, हमारे पूरे यूनिवर्स में एक इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि भैया देखो जो हो गया अब हो गया। हाँ, रिवर्सेबल नहीं है वो। अब रिवर्सिबल है, पूरे रिवर्सिबल करने के लिए पूरे के पूरे यूनिवर्स को उसी स्टेट में आना पड़ेगा। जो यूनिवर्स का मतलब क्या है, हवा। अभी आपको हवा के मॉलिक्यूल्स नहीं दिख रहे ना। हाँ करेक्ट। वहां तक की बात है, अगर मैंने पेन गिराया, आसपास के मॉलिक्यूल इधर उधर छितर गए, वो अपने आप उसी स्टेट में आने चाहिए। मॉलिक्यूल्स, एवरी सिंगल थिंग हैज टू बी रिवर्स्ड। हाँ, अच्छा। तो अगर वैसा होता है तो उसको कहते हैं रिवर्सिबल। हाँ। नहीं होता है उसको कहते हैं इरिवर्सिबल। तो टेनेट में जो दिखाया वो सारे प्रोसेस जो है रिवर्सिबल प्रोसेस थे। टाइम इन्वर्जन। हाँ, टाइम इन्वर्जन वहीं से आता है, क्योंकि अभी जो आज हो रहा है और जो पीछे हो चुका है, अगर उसमें टाइम को पता ही ना चले कि पास्ट क्या है फ्यूचर क्या है, तो मैं दोबारा वहां पे जा सकता हूँ। उसके लिए एंट्रोपी जो है वो टेक्निकल टर्म्स में यूनिवर्स की डेल्टा एस, पूरे यूनिवर्स का उस प्रोसेस में डेल्टा एस जो है जीरो रहना चाहिए। डेल्टा एस जब जीरो रहता है उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर पूरे के पूरे यूनिवर्स का मैंने एंट्रोपी जीरो कर दी है, चेंज इन एंट्रोपी जीरो कर दी है, तो मैं गोली चलाऊं या गोली अंदर ले लूं, दोनों में डिफरेंस नहीं बता पाएगा यूनिवर्स, इसलिए वो वापस हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, मतलब थ्योरी बस है। और कोई किसी के अब्बा नहीं बना सकते ऐसी मशीन जो उन्होंने बनाया, उन्होंने मूवी में बनाया, क्या नाम दिया था उसको, एल्गोरिथम। हाँ, एल्गोरिथम। कितने फैंसी वर्ड यूज कर लो, वैसा हो नहीं सकता। जो हो चुका है वो हो चुका है। ये दुनिया को, ब्रह्मांड को एंट्रोपी ही बताती है। एंट्रोपी इज द गाइडेंस ऑफ टाइम, कि कहाँ जाना है, तो दैट इज प्योर फिक्शन। मतलब प्योर फिक्शन है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फिक्शन है, लेकिन साइंटिफिकली करेक्ट है, क्योंकि उसने टाइम का लूप बनाया हुआ था। सब प्रोसेस को वैसे ही होना था जो कि रिवर्स में हो रहा था। हाँ, नियति वाला सीन। हाँ, नियति। हाँ, करेक्ट। जैसे गाड़ी का वो साइड मिरर जो था टूटा हुआ था, हाँ, पहले उसको पता नहीं चलता टूटा क्यों है, फिर दिखता है बाद में जब गाड़ी रिवर्स आ रही है तो कि अच्छा ये टूटा यहाँ से था। वो सब वैसे ही होना चाहिए था और सब वैसे ही हो रहा है। इसे टेनेट में भी फ्री विल नहीं है, इसलिए वो आखिर में डायलॉग बोलता है कि इसको कि तुम फेट कह लो। वैसे ही होना था, उसको हमेशा ही बचना है, इसलिए वो वापस फिर जा रहा है एक नई टाइमलाइन को बचाने के लिए। ऑलरेडी डिटरमिन्ड है वो। हाँ। और एक और बात, अगर कोई चीज पास्ट में आ गई, मान लीजिए आज हम पास्ट में चले गए, तो ब्रह्मांड अनंत काल के लिए लूप में अटक जाएगा, क्योंकि पास्ट अगर एग्जिस्ट करता है और मैं आज पास्ट में चला गया तो अब वो पास्ट फ्यूचर बनेगा। मैं फिर पास्ट में जा रहा हूँ, यानी कि एक और पास्ट होगा। हाँ, करेक्ट। तो लूप में आ जाएगा, अनंत काल तक के जीवन और मृत्यु के चक्कर में अटक जाएंगे हम। इन्फिनिट लूप हो जाएगा। तो समय साइकिल बन जाएगा। और क्या पता हो, बिग बैंग बिग बाउंस की थ्योरी इसमें ही आती है कि यूनिवर्स का शुरुआत बिग बैंग से नहीं हुआ था, बिग बाउंस से हुआ था, कि पूरा का पूरा यूनिवर्स पॉइंट बनेगा, अभी हमारा चलते चलते पॉइंट बन जाएगा, फिर एक और फिर वापस बनेगा। अच्छा, वैसे बिग बाउंस चलते रहे, साइकिल came from this, it became this, it will also go back to this, and वापस से फिर it will go back and forth, but that is fiction। ये साइंस नहीं, टेनेट वाला फिक्शन है। टेनेट वाला ऐसा होना पॉसिबल। तुम गोली चला दो, दीवार पे लग जाए, करोड़ों 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 मॉलिक्यूल्स इधर उधर हो गए, उसको वापस वो ऑर्गेनाइज कैसे होंगे? चाहे बोल तो ना अच्छे से अच्छा नहीं कर कुछ नहीं कर सकता, कोई भी साइंटिस्ट नहीं कर सकता। जो डॉक्टर स्ट्रेंज में जो पोर्टल देखते हैं हम लोग, टाइम ट्रैवल को तो छोड़ दो, बट एक जगह से दूसरी जगह पे जो पोर्टल्स वगैरह बनते हैं ऑन अ वेरी मॉलिक्यूल लेवल, इज इट पॉसिबल इन फिजिक्स? कैसे होता है ये? वही बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाते हैं। पेपर है, पेपर में एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ठीक है, जाने के लिए गया पेपर में, चलो ए से बी, पेपर को मोड़ दो, छेद कर दो। हाँ, अच्छा, हाँ, अगर टाइम क्या बेंड होना पड़े, स्पेस, वो तो कितनी खूबसूरत बात है। अगर आइंस्टाइन ने साबित कर दिया स्पेस टाइम एक फैब्रिक की तरह है। ये इंटरस्टेलर में भी दिखा था ना, ये वाला जो कि वो ऐसे पेपर लेता है, होल, बहुत पॉपुलर एग्जांपल, हर जगह करते हैं। अगर स्पेस टाइम फैब्रिक है, यानी कि चादर की तरह है, तो चादर तो फोल्ड भी जाएगी ना। करेक्ट है। तो मैं पूरे चादर पे ना चल के मैं एक कारपेट अगर फोल्ड कर दिया, बीच में कर दिया, तो शॉर्टकट हो जाएगा। हो सकता है, बहुत ये तो साइंटिफिकली है, मतलब एक बहुत स्मॉल लेवल पे किसने किया है ये एक्सपेरिमेंट? हाँ, शायद हुआ है, पता नहीं। क्वांटम एंटेंगलमेंट भी इसी पे समझाना चाहते हैं, मॉलिक्यूलर, मतलब बोलते हैं कि मैंने कहा तो पढ़ा है, बट आई एम नॉट इवन श्योर। मैं भी इसके बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन इतना है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट के वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन में आता है कि क्वांटम लेवल पे वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि दो पार्टिकल को जोड़ देते हैं, ऐसा कुछ तो है, बोलते हैं। अभी तो बहुत थ्योरी है, वो तो बहुत माइक्रो स्केल पे वो, मतलब। और मैं मुझे इतना सर्व संपूर्ण ज्ञान नहीं है हर चीज का, इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करता। ऐसा है, क्रेजी हो जाएगा। लेकिन वैसे हुआ तो कुछ, मतलब एवरीथिंग विल, सिस्टम पूरे हिल ही जाएंगे, मतलब फ्लाइट बंद हो जाएगी, हाँ, फ्लाइट बंद हो जाएगी। फिर जाए चोर बोलेंगे कौन ताला तोड़े, आराम से पोर्टल में आना है, सुबह उठे सोफा गायब। और एक पर्सन है जिनका आई थिंक नाम
बहुत जनरेशंस तक, मे बी डेकेड्स तक लिया जाएगा, सेंचुरीज तक। इलॉन मस्क, अच्छा हाँ ठीक है, गोइंग कमिंग बैक टू बहुत मार्स। नुकसान कराया इलॉन मस्क ने मेरा, वो डोजे कॉइन में डोज कॉइन वो तो वो छोड़ दो, वो वाला छोड़ दो। बट उनका जो विजन है मार्स वाला, ठीक है, हमने बात की कि ठीक है वो ये एक सब चीज़ साइड में रख दो कि अर्थ है, अर्थ को ही अच्छा करो, ये सब चीज़ें एक यूटोपिया 2 मिनट साइड में रखो, ठीक है। हाउ फार आर वी कि हम लोग एक्चुअल में मार्स में रह सकते हैं? हाउ फार वी फ्रॉम दैट? मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा फार है। क्या चाहिए हैं? कितना दूर इधर से जाने को? कितना पहले तो time हवा लगेगा? चाहिए हैं, जाने में कितना टाइम, बहुत हाँ। साल लगते हैं, और एग्जैक्टली सही समय पे निकलना होता है, वरना वेट करना पड़ता है। वो हाँ, एक इट्स लाइक ए स्लिंग शॉट, राइट? हाँ कि सही टाइम पे निकलना है, वरना तुम पहुंचेगे ही नहीं। ऐसा नहीं है कि अर्थ से छोड़ा एकदम रॉकेट एकदम सीधा वैसे मारा नहीं। मार्स पे, जाओगे नहीं कभी। अच्छा, मार्स मूव कर रहा है, मर्स करेक्ट बोल। करेक्ट। वैसे तो वो स्लिंग शॉट यूज करके वैसे जाना बहुत पड़ेगा। लंबा चौड़ा है। उसके बाद हवा, मार्स पे सबसे पहले तो हवा चाहिए सही से। उसके लिए कितने शायद बोलते ना, अंकित बात हुई थी ना कि न्यूक्लियर बम फोड़े जाएंगे तब उसका रिएक्शन करेंगे, तब शायद ऐसी न्यूक्लियर लगेगा। बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज आ रही, कैसे आएगा उस पे, एटमॉस्फेयर नहीं है, क्या करोगे? उसको पूछा भी तो था, इलॉन को पूछा था कि विल यू न्यूक मार्स करके, ही सेड यस ऑब्वियसली। फिर उसके ऊपर बहुत हेडलाइन चल गई थी उसके बाद में। बट आपके वैसे रिश्तेदार में आते हैं इलॉन मस्क? हाँ मुझे पसंद है। नहीं रिश्तेदार में रिश्तेदार नहीं, इलॉन का बोला ना, मैं लगा अरे तो वैसे यार इलॉन है भाई, एक काम है, थोड़ा पॉडकास्ट करना है, थोड़ी बात कर लेते हैं। उनको बुलाएंगे कुछ साल में पॉडकास्ट में। हाँ इंशाल्लाह। तो फिर वो anyway, तो वो बताओ, तो एक तो न्यूक करना पड़ेगा। हाँ बहुत कुछ करना पड़ेगा यार। क्या क्या जैसे एक ब्रीफली बताओ। तो सूरज बहुत अच्छी चीज नहीं है वो, तो हमारे पास अर्थ बहुत परफेक्टली पिच परफेक्ट लोकेशन पे, पिच परफेक्ट ओरिएंटेशन पे, पिच परफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के साथ बैठी है कि हम बैठे हैं और पॉडकास्ट एवरीथिंग केम टुगेदर फॉर अर्थ टू एग्जिस्ट। एग्जैक्ट है। आधे थोड़ा भी डिग्री हिल जाती है अर्थ के जो एंगल, जैसे शायद 21 पे या 23 पे, अगर थोड़ा सा भी हिल जाती तो अर्थ पे लाइफ अलग वे में पॉसिबल थी। अगर हल्की सी दूर होती अर्थ से तो सन से तो अलग था, पास होती अलग था। मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी कम स्ट्रांग होती तो अब तक तो हमारे पास गंजा हो जाता है। करेक्ट। जैसे मार्स गंजा हो गया, क्योंकि हुआ क्या, सारा एटमॉस्फेयर निकल जाएगा। तो तुम अगर वहां पर मार्स पे तुमने सब कुछ करके वापस पानी ला दिया, ऑक्सीजन ला दिया, पानी था वहां पे, ऐसा बोलते हैं बहुत सालों पहले। ऑब्वियसली है, हो गई, उसमें निशाने मिलते हैं। मतलब सब अपने सोलर सिस्टम में जो भी गैस वाले प्लैनेट्स तो छोड़ ही दो, उनका तो जान ही दो, ठीक है। बट बाकी जो बचे विनस, मर्क्यूरी, मार्स में, इसमें मार्स इज द क्लोजेस्ट कि जहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है। हाँ हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट, उतनी इन्वेस्टमेंट अर्थ पे कर दो, अर्थ मस्त हो जाएगी। बचाने अर्थ मस्त हो जाएगी यार। तुम इतना इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो वहां पर। तो और भी कितने जैसे मार्शियन में दिखाया है, द मार्शियन मूवी में दिखाया, राइट, कि वो एक बंदा जाता है पहले, फिर फंस जाता है, फिर ही मेक्स अ कॉलोनी वगैरह, व्हाटएवर। इफ दैट वर टू बी रियलिटी, हाउ मेनी इयर्स, जस्ट गेस आपको लगाना रहा तो आपके हिसाब से बोलो। मुझे मेरे 100 साल हैं, मुझे नहीं पता यार, सोच के अब होने के लिए 10 साल में हो जाए। हम मेडिकल साइंस जो है कितने कम साल में कहाँ तक आ गई। मेरा पेज 4 महीने में मिलियन पहुंच गया, पहुंचने, और कई लोग बना रहे 10 साल से नहीं पहुंच पा रहा। तो पता नहीं है किसी को, कुछ तुक्का हो जाए, कुछ आ जाए, और कुछ हो जाए तो हो जाएगा। ऐसा कोई 100% कोई बात सत्य है वो तो कोई नहीं बोल सकता ना। मार्स पे लाइफ, मुझे लगता है कि ऐसा बोलने की बात है, ये सब ना पता नहीं, मैं प्योर बिजनेसमैन समझता हूँ इलॉन मस्क को। ये वो भी हो सकता है, कोई कॉन्स्पिरेसी बोल लीजिए कि वो इस चीज़ का इस्तेमाल करके बिजनेस बना रहा हो। वो तो एक, चलो सपने बेचना बहुत आसान है दुनिया में। हाँ वो तो मतलब आई विल टेल यू द अदर साइड ऑफ इट, राइट, कि एक तो रहता है कि कोई भी फाउंडर है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, उसको एक स्टोरी तो बेचना पड़ता है। बट फिर आई रियली, क्योंकि बहुत सारे लोग बेचने वाले भी हैं, आई विल टेल यू वन थिंग, मेरे को पसंद तो आई रियली वेंट बैक, मतलब आई वेंट 20 years बैक की, जो उसने पेपाल माफिया बेच के जब उसको एक्चुअल में पहले बार पैसे आए थे, तब वो टाइम पे उसके कोट्स है बिफोर अभी जो उसने कंपनी बनाई स्पेसएक्स, उसके बाद में बना है टेस्ला हो गया, बोरिंग कंपनी उसका जो अंडरग्राउंड करता है, सोलर वाला हो गया, न्यूरोलिंक, ये सब चीज़ें बाद में आई। उसके 2002-2003 वो टाइम तक उसने स्टेटमेंट से कि वी शुड कॉलोनाइज मार्स है, वी शुड मेक एफर्ट्स टू कॉलोनाइज मार्स। सो आई थिंक बिजनेस वाला पॉइंट ऑफ व्यू तो ऑफकोर्स रहेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन शेयर्स मार्केट वगैरह सब चीज़ें। बट आई थिंक ना वो ही इज़ अ ट्रू बिलीवर, मतलब वो जब तक जिंदा है तब तक तो आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल, बट आई थिंक हिज मिशन इज ब्रॉडर देन हिज लाइफ। मतलब आई रियली फील कि वो ट्रू बिलीवर है, बट आई ऑल्सो गेट योर पॉइंट कि वो स्टोरी वाला कंपोनेंट तो रहता है उसमें। अरे एक है ना सेइंग कि इस दुनिया में लोग हवा बेच देते हैं गुब्बारे में भर के,
तो सपने बेचना बहुत आसान है, और ये सब सोचना कि हम ये करेंगे, जब तक बट वो करता तो है, वॉक से स्टॉक। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इलॉन मस्क पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं ऐसा जनरल बोल रहा हूँ कि इंसान तब तक कुछ काम नहीं करेगा जब एब्सोल्यूट नेसेसिटी ना आ जाए। अच्छा, हाँ, ओके। अगर धरती पे हवा सांस लेने लायक नहीं बचेगी तब सोचा जाएगा, तब फास्ट फॉरवर्ड होगा मूवमेंट। और तभी होता है। चांद पे क्यों भाग गया अमेरिका? करेक्ट है, उसको था ना कि भाई अभी सोवियत यूनियन जो चल रहा है, कोल्ड वॉर पे मुझे इससे आगे निकलना है, हर चीज में आगे निकल गए थे, तो हम एक काम करेंगे, पहले रशियंस गए थे, चांद पे नहीं गए थे, स्पेस में गए थे, तो हम जाएंगे चांद पर। एफ कैनेडी ने बोल दिया जाके कि विद इन दिस डेकेड वी विल बी ऑन मून करके। करेक्ट, तो ये सीन है। तो जब तक एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है कि नहीं करेगा कोई। अभी तो धरती मस्त चल रही है यार थोड़ी सी, सही है। यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की बात चल रही है, वहाँ पर बताओ तुम्हें ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्लोबल लाना पड़ेगा, कुछ तो लाओ। सही है। और वो जो कि फार फ्रॉम हैपनिंग लगता है मुझे, लेकिन अब एब्सोल्यूट नेसेसिटी आ गई, बोल भी नहीं सकते कि होगा नहीं करके। मान लो कि पूरी दुनिया जंग पे पहुंच गई, हर जगह बम फट गए, बहुत खराब बीमारियां फैला दी गई, न्यूक्लियर विंटर आ गया, चलो, या फिर बायोलॉजिकल हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद लगा कि यार ये अब हैबिटेबल नहीं है, तब सर्टेन बिलियनियर्स कहेंगे यार हटाओ, हम चलते हैं होता नहीं, तो वो उसके लिए जा सकते हैं। वैसा नहीं है कि होगा ही होगा। घर में आग लग जाए तब देखना आप हल्क बन जाओगे कि भाई ये 10 लाख का था भाई, भागो क्रेजी बोल रहा हूँ ये भाई, तुम मजाक समझ लो। एक बात सोच के देखो, प्लेन क्रैश हो रहा है, एक बंदा जो 11A सीट पे बैठा है, वो क्रैश होते हुए प्लेन में मौका मिला, वो कूद गया और वो जिंदा चल के बाहर निकला है। तो मजा इंसान की तो पता नहीं है कहाँ तक जा सकते हैं, नहीं पता है इंसान को। वही इसलिए ना अभी वही है कि अभी ना होता ना कि वो हम शायद एक कॉमन वाईफाई से कनेक्टेड हैं पूरी की पूरी दुनिया के इंसान। जिस दिन बात आ जाएगी ना, वो है ना कि उसूलों पर अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वो नजर आ जाएंगे हम जिंदा की, भैया हम बचा के ले आएंगे अपने आप को, हम कैसे कैसे चीज झेल के आ चुके हैं आप अंदाज नहीं लगा सकते। अगर मार्स पे जाने की जरूरत पड़े तो जाएंगे और विद इन डेज जाएंगे, कहेंगे भैया अब यहाँ पे पोर्टल बना, डोरेमोन आ। और आपने बोला कि इट माइट टेक 10 years, माइट टेक 20 years, और टाइम भी लगता है टू ट्रैवल देयर, राइट। मोर लाइकली कि ऐसे बाय द वे जुपिटर के भी कुछ मून से लोग बोलते हैं कि वी माइट हैव अ शॉट देयर, पानी है राइट। तो बट इवन टू डू दैट जर्नी कोई कुछ एक के लाइफ टाइम में नहीं हो सकता है, राइट। तो पैसेंजर्स करके एक मूवी आता है, बहुत सारे मूवीज में कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि जिसमें वो एक क्रायो स्लीप में चले जाते हैं और एक हाइबरनेशन वे में चले जाते हैं कि सो जाते हैं एंड देन दे वेक अप 100 years later, 150 years later, जो भी है। ये कितना साइंटिफिकली पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल? ये पॉसिबल तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी वैसी है नहीं। अभी तुम्हारे हर सेल को डिग्रेड होने से बचाना है, और इसमें जैसे फ्रीज अगर किसको कर दिया तो मतलब जैसे अभी हम लोग बात करें थोड़ी देर पहले, राइट, कि कुछ जैसे मैमथ, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग बैक मैमथ, बिकॉज आइस में उसका डीएनए मिला है फ्रॉम द जो टाइम पे आइस एज के टाइम पे जो बोन्स वगैरह फ्रीज हुए रहेंगे, सम ऑफ दोज थिंग्स। सो आइस कैन एक्चुअली प्रिवेंट डिके। हाँ, डीके बता सकती है, इंसान बचा नहीं सकती। हाँ, तो मतलब देयर इज नो वे ये हो सकता है। नहीं हो जाएगा, थियरी उसको करने के लिए यार बहुत तगड़ा कंप्यूटर ये सब चाहिए यार। मतलब देखो, बर्फ में इंसान को तुम जमा दोगे, एग्जाम्पल लो, हाँ, प्योर फ्रीज कर दिया आपने उसको, ठीक, बॉडी जम गई, सब कुछ जमा दिया उसका कि इसको अब जिंदा, इसको 100 साल बाद निकालेंगे, खून जम जाएगा, ठीक है, खून नहीं लोगा तो मर जाएगा, हाँ, तो वैसा नहीं कर सकते। उसको करने के लिए तुम्हें हर सेल को हाईली कंट्रोल्ड मैनर में डिके होने से बचाना है और उसकी लाइफ बचानी है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है। लेकिन ये कहना कि नहीं हो सकती, ये गलत होगा। हो जाएगा, अभी तो बिल्कुल तैयार, मतलब साइंटिफिकली पॉसिबल, बट अभी वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी। साइंटिफिकली पॉसिबल हो सकती है शायद, तो बोलो ना, पॉसिबिलिटी है, बस पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि वार्म होल बना देंगे हम, हाँ करेक्ट, लेकिन वार्म होल बनाते साथ फ्री विल खत्म हो जाएगी, मजा आ जाएगा देख के ठीक है, और बनना होता तो बन ही जाता। ये मानना कि सब कुछ लिखा हुआ है, ये भी गलत है। अगर सब कुछ लिखा हुआ है और फ्यूचर है और अभी है, जब हम प्रेजेंट में हैं, तो कोई ना कोई तो वहाँ तक टेक्नोलॉजी बना ही चुके होंगे कि आ जाते, या क्या पता आ गए हों। 200 साल पहले लोगों को नहीं लगता था कि हम लोग प्लेन्स, मतलब अगर कोई आप 200 साल पहले जाओ, 300 साल पहले जाओ कि हम लोग उड़ेंगे,
हाँ। बोलेंगे अरे क्या बातें कर रहा है, मतलब बोलेंगे, भगा देंगे। हाँ मतलब पीटेंगे नहीं तो भगा देंगे, जो भी करेंगे। फिर आए वर्ल्ड वॉर, बोला नेसेसिटी आई कि अब तो प्लेन से बम गिराना है। हाँ। तो हमें हाईली कंट्रोल मैनर में चीजें चलनी पड़ेगी, तब इंसान ने टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया। अब देख हम बनाते हैं भैया, अब हम बनाएंगे तहलका। ये है चीज़ें। नेसेसिटी की बात करते हैं इन दैट केस कि देयर इज वन मोर शो कॉल्ड सेवरेंस करके एक शो है, एप्पल टीवी पे चलता है वो शो। बहुत मूवी देखते हो यार? अरे बहुत मैं मतलब मेरा बैकग्राउंड भी मैं पता है, मैंने ये भी किया है व्हाट आई डू। हाँ, मैं क्रिकेट भी खेला हूँ प्रोफेशनली। अरे वाह, ठीक है। एंड आई आल्सो डन आईटी, तो मतलब ऐसे 4-5 एंगल आई एम कवर्ड। क्या बात है। हाँ, तो उसमें फिर मतलब मैं आई आल्सो रीड लॉट ऑफ बुक्स, बट मैं वो भी बहुत देखता हूँ, टीवी वगैरह भी बहुत देखता हूँ। हाँ, ये किसका मेरा है क्या? हम हाँ ओके, हम्म। तो सेम ही है ना हमारा। हाँ, आई विल गिव हिम ना, ले लो। तो अभी आप नहीं पी रहे? नहीं मैं भी पी रहा हूँ ना। हाँ। तो अरे नहीं तो वो अनसेंसर्ड है अपन, विल क्या अंकित को दे दिया। सर आपके हिसाब से मैंने मंगाया, आपका और मेरा सेम ही मंगाया मैंने जस्ट। अच्छा। क्योंकि दक्ष ने बहुत स्पेसिफिकली भेजा था कि वियतनामीज कोल्ड कॉफी फ्रॉम ब्लू टॉक है। बोला चलो हाँ, तो दक्ष सेज टू मी कि अच्छा। सूफी भाई को ऐसा एग्जैक्टली वैसे पसंद है करके। मैं बोला कि आजकल देखा क्या है करके। कैमरा वालों जो देख रहे हैं जब थोड़े अमीर हो जाते हैं, 500 रुपये से 500 की कॉफी चॉइस वाली पी रहा हूँ। तो सेवरेंस करके एक शो है एप्पल टीवी में, उसमें उन्होंने क्या दिखाया ना, मतलब उसका एक साइंस वाला बेस भी है विच आई विल टेल लेटर, बट उसमें ऐसा दिखाया है कि एक चिप इन्वेंट करते हैं वो, एंड दे आर एबल टू स्प्लिट द कॉन्शियसनेस इनटू 2। तो एक पार्ट है आउटी करके, बट पहले में इनी और आउटी करके। तो इनी वाला जो बंदा है ना, वो बस काम ही करता है, ठीक है। उसका वो डेस्क के अलावा उसका कुछ वर्ल्ड ना, कि उसको अवेयरनेस है कि देयर इज अ वर्ल्ड। एंड देन वो एक एलिवेटर जाके बाहर आता है, ही कंप्लीटली फॉरगेट्स कि देयर इज अ पर्सन की जो काम भी करता है। पूरा उसका आउटी वाला वर्ल्ड इज अ फ्री मैन, सब पर्सनल टाइम के लिए। कमिंग बैक टू रियलिटी, देर आर ड्रग्स विच आर बीइंग डेवलप न्यूरो साइंस में, कि जिसमें इफ यू टेक द ड्रग सर्टन पार्ट्स ऑफ योर मेमोरी विल फेड अवे, और देर आर ऑल्सो ड्रग्स की जो आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर दे, राइट। सो ये जो मैं आपको एग्जांपल दिया सेवरेंस का, राइट, इज इट पॉसिबल? फर्स्ट ऑल एथिकली एंड मॉरली स्पीकिंग, शुड वी डू इट? एंड सेकेंडली, इज इट इवन पॉसिबल? शुड वी डू इट की बात है, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं यार, होएगा ही। क्यों नहीं हो सकता? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हम बात करते हैं कि पोजीशन और मोमेंटम किसी का डिफाइन नहीं हो सकता। देखा जाए तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड, हमारे मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, सब एक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं कि हम सुपर इम्पोज स्टेट में। सुपर इम्पोज यानी मतलब कि हर पॉसिबिलिटी में एक साथ जी रहे हैं। अच्छा, ओके, हाँ, ठीक है। वो तो एक पॉइंट पे मूड कर जा रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो सही से रह रहा है और हम बन जा रहे हैं। ठीक है, चलो, मान लीजिए ओके। जब रियलिटी की बेसिक जो बुनियाद है, हमारी होल एग्जिस्टेंस की बुनियाद ही सुपर इम्पोज है, सारी पॉसिबिलिटीज एक साथ चलने की है। तो आप सोच रहे हो कि मैं किसी चिप को लाके ये सब करके मैं ऐसा कर दूंगा कॉन्शियसनेस में कि मैं उसको डिफाइन कर दूंगा, तो ये रहे और ये रहे। हाँ। हमारा एज अ क्रिएचर कह लीजिए, एज अ एग्जिस्टेंस कह लीजिए, वो होल यूनिवर्स का वो डिफाइंड नहीं है। वो सुपर इम्पोज स्टेट में आप उसको एक फॉर्म दे ही नहीं पाओगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ इसलिए डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कि आपके पास मशीन नहीं है, इसलिए कि वो हो नहीं सकता। ओके, मतलब वो स्प्लिट हो ही नहीं सकता है। हाँ, मतलब आप स्प्लिट इन द सेंस दोनों साथ में है ही। आप इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम साथ इसलिए डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफाइन हो ही नहीं रहा है। नहीं समझाया मेरे को। देखो कोई तो इजी एग्जांपल देखो इलेक्ट्रॉन्स वाला एग्जांपल मत दो, नहीं सिंपल सा मतलब। हाँ। थोड़ा साइंस के उसमें देखें तो होता क्या है कि ऐसा कहते हैं कि अगर हम 2 पैरामीटर समझ जाएं किसी भी चीज़ में, तो हम फ्यूचर बता सकते हैं कि वो पार्टिकल कैसे बिहेव करने वाला। ओके, 2 अलग अलग चीज़ मान लेते। एक पोजीशन एक चीज़ होती है, एक मोमेंटम होता है। पोजीशन मतलब कहाँ है वो, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी से आता है। ठीक है, कौन से जगह पे जा रहा है वो। तो आप इन दोनों को साथ कैलकुलेट कर लीजिए, आप बता देंगे अभी 10-15 साल बाद कहाँ जाएगा ये। सही बात है, ठीक है। हाँ। नेचर ऐसा है ही नहीं, वो कभी भी 2 एंटायरली डिफरेंट इंफॉर्मेशन साथ देगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। आप उससे बोलो पोजीशन क्या है, तो बोलेगा पोजीशन ये है, मोमेंटम नहीं पता मुझे क्या है।
आप बोलो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम ये पोजीशन नहीं पता मुझे क्या। अच्छा हाँ, कार का एग्जांपल ले सकते हैं अपन इसमें। हाँ मतलब वैसा एग्जांपल कहने के लिए एग्जांपल वैसे साइंटिफिकली सही नहीं, लेकिन हाँ कि बहुत स्पीड से मूव करने वाली कार आपको दिख तो जाएगी स्पीड से मूव कर रही है, लेकिन कहाँ थी अभी देख नहीं पाओगे पोजीशन, क्योंकि एवरी टाइम यू थिंक ऑफ इट उसका तो पोजीशन बदल ही रहा है। नहीं वैसे मतलब वही बोल रहा हूँ, साइंटिफिकली इतना होल्ड नहीं करेगा, बट हाँ मतलब अगर डम करना है उसको तो ऐसा हो जाएगा। रियलिटी एक स्टेट पकड़नी थी सही से, सुपर इम्पोज में रह रही है, आप उसको एक टेक्निकली एक स्टेट दे दोगे, कॉन्शियसनेस को, जिसको इंसान पहले बात समझ नहीं पाता। हाँ करेक्ट। चेतना कहाँ क्या है पहले ये नहीं समझ में आ रही, तो उसमें कैसे बदलाव करना कैसे समझोगे? तो ये इलॉन मस्क जो कर रहा है वो जो न्यूरोलिंक वाला, वो कुछ भी कर ले, चेतना कहाँ से समझ में आई? बट वो बोल रहा है ना कि मतलब वो दैट विल हेल्प यू इनहांस योर कैपेबिलिटीज, तो वो तो कैसे इनहेंस कर लो, अलग बात है, इनहेंस कर लो आप अपनी बुद्धि। देखो दिमाग सब कुछ चल रहा है, दिमाग में सर्किट्स हैं, टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए सर्किट्स है, मेमोरी है, कैसे बिहेव करता है, किस कोई शार्प होता है कोई नहीं होता, किसी की अटेंशन बहुत है, ये सब दिमाग का काम है। उसको तुम हल्का हल्का अच्छे से चिप विप लगा के चल तो इलेक्ट्रिसिटी से। हाँ करेक्ट है। हाँ हम चलते फिरते मशीन है, ठीक है, मशीन में सॉल्ट जब जा रहा है, सोडियम जाके पोटेशियम जाके, वो दिमाग की फंक्शनिंग कंट्रोल कर रहा है, वो सबसे हम चल रहे इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ही। आप उसके अंदर चिप डालोगे, चिप उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मैनिपुलेट करेगा, थोड़ा वैसा कर लेगा। लेकिन आप ये सोचना कि कंप्लीटली मैं उसको एक फॉर्म दे दूंगा, एथिकली वह करने के लिए आपको कितने बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स को समझना पड़ेगा, तो वो थोड़ा अलग चीज़ है। हम पूरी तरह से चेतना नहीं समझ पाए कि चेतना किस हिस्से से आ रही है दिमाग के। हमने ब्रेन ही अभी फिगर आउट नहीं किया, तो वो कर रहे हैं। लेकिन वही है कि आप बट नॉट कम्प्लीटली राइट। हाँ एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। हाँ कॉन्शियसनेस को इंसान पहली बात तो समझ नहीं पा रहा। हम कहते हैं कि हम कॉन्शियस है, जानवर नहीं है। लेकिन यही कॉन्शियसनेस में रिसेंटली एक पॉडकास्ट में जो मैंने बनाया उसमें ब्रेन के ऊपर जब बात की, उसमें भी 2 हिस्से में बढ़ता है। तो कॉन्शियसनेस जो हम अपने लिए डिफाइन कर रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, वो जानवर में हम नहीं कहते, लेकिन एक अलग वे की चेतना तो उनके पास भी है। और चेतना आ कहाँ से रही किसी को नहीं पता। मतलब कि 1 और 1 11 बन जा रहा है। को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वही कॉन्शियसनेस। हाँ 1 और 1 11 बन जा रहा है, 2 नहीं बन रहा। हो क्या रहा है, हम सब जो है ना ऐसे कहते हैं कंबाइंड सेल का सिस्टम, हम सब सेल्स हैं, लेकिन कई सेल्स एक साथ अलग वे में काम कर रहे हैं, तो बाद में टिश्यू ऑर्गन बन जाते हैं। तो एक किडनी बन जा रहा है, एक लिवर बन जा रहा है। बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसे हुए? एक ब्लड है, एक ये है, एक वो है, जो भी है। बने किससे हम लोग? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बेसिकली एटम से बने। एटम एक साथ मिलके कोई मॉलिक्यूल, कोई से ऑर्गन, कुछ को अलग फंक्शनिंग बांट दे रहा है। कैसे बांट दे रहा है वो नहीं पता, क्योंकि कॉम्बिनेशन अलग वे में बिहेव करता है। आज हमारी जो टीम बनी है, 4 लोग जो हमें, अंकित जैसे अभी यहाँ बैठा है, व्योम है, दीक्षित है, मैं हूँ, हम 4 पार्टनर, हम जो 4 एक साथ कर रहे हैं, तब एक अलग। हाँ फैंटास्टिक 4। हाँ ठीक है, तो फैंटास्टिक 4 कह लीजिए। तो हम 4 जब एक साथ हैं तब एक अलग वे में काम होता है। लेकिन 4 का ऐसा नहीं कि हर एक बंदे का इनपुट मिलके एक कंबाइंड बन रहा है, वो इनपुट मिल रहा है और कॉम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा है। और यही कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे। हाँ मतलब और एनहांस हो जाती है, एनहांस हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो वो समझना एनहांस हो सकता है बट स्प्लिट नहीं हो सकता है, एसेंशियली आप बोल रहे हो। स्प्लिट, हाँ मतलब हाँ कॉन्शियसनेस की बात करें तो स्प्लिट कैसे कर, मतलब समझो तो समझ में आ जाए कॉन्शियसनेस, तब अलग बात है। पहले समझ नहीं पा रहे, बोलते हैं जिस दिन ग्रेविटी समझ में आने तो दो। हाँ, फिर ग्रेविटी सब दरवाजे खुलेंगे, फिर सब उड़ती हुई कारें आराम से मिलेंगी। आप सोचो अपने आप को, आप क्या हो। हम जिस दिन इंसान अपने आप को समझने लगे भैया हमारे पास क्या क्या, कौन सा कॉन्शियस है, कौन सा सब कॉन्शियस है, हमारा पोटेंशियल, हाँ वो तब खत्म है सब। फिर भाई सबसे मैं बता रहा हूँ आपको पोटेंशियल देखना है। आप किसी गरीब घर में जाइए और किसी बच्चे के सामने उसकी माँ को जलील कर दीजिए, वो बच्चा जो है ना बड़े होकर क्या दिखाएगा आपको, देखते हैं। उनमें से मैं एक हूँ। मैं बता रहा हूँ, फॉर ऑल लॉजिकल सेंसिबल रीजन मैं फेमस नहीं होना चाहिए था, ना मेरे पास पैसा होना चाहिए था, ना मेरे पास नाम होना चाहिए, ना मैं पढ़ा लिखा होना चाहिए था। 500 रुपये का रेंट नहीं दे पाते थे हम लोग। क्या बात कर रहे हो? घर जब हमारा रेंट था इस ज़माने में, हम जब 14 कमरों के उसमें रहते थे, दिल्ली में फ्लोर था एक जिसमें 14 कमरे, उसमें एक कमरा हमारा था जिसका कॉमन बाथरूम था। 500 पे रेंट नहीं दे पाते थे मेरे घर वाले पर मंथ का। और उसके बाद आज मेरी माँ बाप ने, मेरी माँ ने हमको यहाँ तक ला दिया कि हम कॉफ़ी पी जाते हैं ना 500-500 हज़ार पता ही तो आप समझ रहे हो ये जर्नी क्या। मैंने अपनी आंखों से जलील होते हुए देखा था मेरी माँ को। मैं बोला कि एक दिन तो ये तमाशा हम भी देखेंगे। करो, आप समझोगे इंसान का पोटेंशियल। ये जो मैं करके दिखाऊंगा। हाँ नो होता है। इंसान को तुम उसकी लोएस्ट पे ले तो जाओ,
हाँ ये सही है। और लोएस्ट पे जब इंसान पहुंचता है ना, कई लोग होते हैं, शायद कई बच्चे होते हैं जिसमें शायद हम लोग ऐसे बन गए कि हमारी माँ बाप की माँ की टीचिंग ऐसी है, जो माँ अपने बच्चे को, जब बच्चे उनके दो लड़के लड़ रहे हैं तो ये बात कर रहे होती है कि यार देखो यार रामायण देखो, भरत और राम जी की बॉन्डिंग देखो, ये होते हैं भाई। वहाँ से सीख। वैसी औरत जब तुम्हें बड़ा कर रही होती ना, और उस औरत को तुम जलील होते हुए देखते हो, तब जब फैमिली खड़ी होती है ना कि अभी तो हम दिखाएंगे, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें नाम चाहिए, अभी मैं ला के दिखाऊंगा। पता है आपने एक चीज बोली अभी जस्ट कि जितनी कंडीशन एडवर्स है, जितनी खराब है, इट्स मोर लाइक अ स्लिंग शॉट। वहां से इट्स बेटर फॉर यू कि आपके लिए एक तो थिंग्स बहुत खराब है, नहीं तो बहुत अच्छी है। जब आप बीच में हो ना कि जस्ट इनफ है आपके पास, मतलब आपके घर पे आपके सर के ऊपर ये है, छत है, आपको 2 टाइम का खाना मिल रहा है, ठीक है, आपके नॉर्मल नेसेसिटी इज सॉर्टेड, वो टाइम पे आप ज़्यादा मेहनत करोगे, रिस्क नहीं लेगा ना आदमी। बट अगर आपके पास कुछ भी नहीं, जैसे आपने बोला कि 500 रुपये का रेंट ना दे पाना, मतलब बहुत ही, वहाँ से लेकर यहाँ पे आना इट्स अ ह्यूज जर्नी, और आगे भी आप और बहुत आगे जाओगे, वो तो अलग बात होगी, बट वो कंडीशन मेड यू हु यू आर टुडे। हाँ, वो कंडीशन में अपॉर्चुनिटी दी आपको। नहीं वही बोल रहा हूँ, उस कंडीशन में एक इंसान, माँ जो है मेरी, उस इंसान ने उस कंडीशन को झेल के जब हमें बड़ा किया, तो हमें समझ में आया कि ऐसी कंडीशन झेली जा सकती है। आपने देखा है आंखों से। हाँ, मैंने वो है ना, वो है ना, जब हम पे गुजरे रंज सारे जो तुम पे गुजरे तो लोग समझे, वही वाली बात है। हाँ। तो वो कंडीशन जब आपको इतने जब आप अपनी लोएस्ट पे होते हो लाइफ में ना, उसके बाद अगर आपके अंदर कुव्वत है कि अभी हारना नहीं है, अभी वो जो है ना कृष्ण जी कहते हैं उसे कि गांडीव उठाओ, जब आप पकड़ते हो कि अब तो करेंगे, अब युद्ध करेंगे, युद्ध जब फर्ज बन जाए ना जिंदगी के लिए, और अगर पहले लाएगी आपको लाइफ वहां तक, एग्जिस्टेंस का सवाल हो जाता है ना वहाँ पे, तो मतलब उसमें इसलिए नहीं कि मुझे जीतना है, उसमें वही जब आपको वहां तक ला देगी लाइफ, आपको समझ में आएगा कि इसके नीचे मौत ही है। ओनली वे इज अप। गरीब इंसान के पास एक तीर होता है बस चलाने को, एक ही तीर होता है, वन शॉट है। 3 बच्चे हैं, कौन सा शॉट लगाए? आप पे शॉट लगा। तो मेरे पे लगाया इसलिए क्योंकि मेरे भाई बहन सब खड़े थे। मेरे पापा ने मेरे आंखों के सामने आज भी याद है, हॉल में बोला कि 1 लाख रुपए है, या तो तू पढ़ेगा या तू पढ़ेगा, बता कौन। विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भैया ने बोला था, पापा सुफियान ने बोला। वाह। मुश्किल कंडीशन आसान हो जाती है जब फैमिली साथ होती है ना, जब लोग साथ होते हैं। हाँ, सही बात है। और मुश्किल कंडीशन इतना नहीं तोड़ती आपको जितना आपकी फैमिली तोड़ देगी, अगर आपके साथ अगर उल्टा है तो। हाँ, सही बात है। अच्छे करोड़पति लोग लड़ लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं, सही बात है। तो हम तो सब कुछ देख के साथ आए ना। सही बात है। हमारे जो जनरेशन, मैं जिस जगह से आता हूँ, जैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और जिस जनरेशन से मैं आता हूँ, हमारे बाप लोग पैदा होते ही बाप हुए थे। जब वो पैदा हुए थे कि अभी हम बड़े होके बाप बनेंगे और बच्चों को दिखाएंगे क्या करना है। सही बात है। ठीक है, तो वो जो है ना, हमारे लोगों ने, पापा मम्मी ने मिलके हमें इतना बना दिया, नेसेसिटी ला दी, और आज यहाँ पे हूँ, और आज मैं यहाँ पे इसी उम्मीद में आया हूँ, पुणे में ये सब काम कर रहा हूँ, चीज़ें बना रहा हूँ कि शायद चीज़ें गुजरेंगी, अच्छी हो जाएंगी। मेरे घर वालों को भी पता है, मेरे भाई को भी पता है कि सुफियान या जो घर पे एक कंडीशन आए तो मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नहीं सोचूंगा कि मुझे कुछ पैसा देना है या कुछ करना है। डिप्रेशन के बाबू जो लोग बोलते हैं ना, वो आसपास भी नहीं है वहाँ पर। अब गनीमत बनाओ, वहाँ तक ना ले जाए ज़िंदगी जब असली टेस्ट पे आती है ना, तो एक वो भी है कि वक्त से आँख मिलाने की ज़रूरत ना कर। वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, नीलाम कर देगा वक्त, तुम आंखों में तबाह हो जाओगे। सबसे मतलब इफ़ यू कैन पिन पॉइंट ऑन वन थिंग, कि मम्मी ने ऐसे कौन सी चीज़ सिखाई? एक चीज़ मेरी मम्मी ने एक ही चीज़ सिखाई है। हाँ, इज्जत करो बस। किसकी? सबकी, जो खराब करे उनकी भी, सबकी, नो मैटर व्हाट। एक्सप्लेन दैट। मतलब अगर आप किसी की इज्जत करते हो तो आप उसके बिलीव्स की इज्जत करते हो, और जब आप उसके बिलीफ की इज्जत करते हो तो आप उसके बिलीव्स को समझते हो। बट आपने बोला कि आप मतलब यू रिस्पेक्ट समवन्स बिलीव्स, राइट? व्हाट इफ यू नो ऑब्जेक्टिवली कि दोज बिलीव्स आर रॉन्ग, और आपके लिए रॉन्ग है, मे बी, क्योंकि रॉन्ग राइट इज, तो पढ़ लेगा ना आदमी, परसेप्शन पढ़ लेगा ना आदमी। अगर मान ले, बट हाउ कैन यू रिस्पेक्ट दैट? फिर ऐसे पूछ रहा हूँ मैं।
अब देखिए, अगर मान लीजिए, अगर बिलीफ पे रिलीजन पे आ जाते हैं, अगर मान लीजिए बहुत से लाख करोड़ों लोग किसी चीज़ को बिलीफ में कर रहे हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कंप्लीटली रॉन्ग नहीं हो सकता। बहुत तभी सब लोग इंडिविजुअल पे ना, हर इंसान के पास ना मस्त दिमाग है, तो अगर मान लीजिए वो चीज़, प्रथा या वो बिलीफ सिस्टम बहुत ही खराब होता तो इवेंचुअली डाई आउट हो जाता। हाँ, मार्केट है वो भी एक टाइप। हाँ, तो एक पॉइंट पे कहे नहीं यार, नहीं ये ऐसा सही है। हाँ, तो आज जितने भी इस समय जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, रिलीजन, मजहब, फिलोसफीज, तो वो है। मम्मी ने ये सिखाया बेसिकली कि मतलब आप वो आदमी की रिस्पेक्ट करो, बट डजंट मीन कि यू हैव टू शेयर हिज व्यूज। समथिंग। हाँ, अच्छा। आपकी इज्जत करना अलग बात है, जैसे मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपकी जो भी पॉलिटिकल हो, जो भी चीज भी रीजन, यू माइट नॉट अग्री विद इट। हाँ, लेकिन मैं एग्री नहीं करता, इसका मतलब मैं मार के भगाऊंगा नहीं, या फिर तुम्हें वो कर दूं। चलो एक एग्जांपल दो, व्हाट इफ माय व्यूज आर कि यू शुडंट एग्जिस्ट, फिर हाँ, फॉर एग्जांपल मैं अब ये जो चीज है इससे बिकॉज ऑफ योर रिलीजन फॉर एग्जांपल, मतलब मेरा अगर ऐसा मानना है, मेरा मानना नहीं, मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, अगर मेरा ऐसा नो अगर समझो मेरा मानना है कि यू शुडंट एग्जिस्ट, तो हाउ कैन यू रिस्पेक्ट मी? अरे तो आप देखो, आपका मानना है, इसके मानने से क्या आप मुझ पे आ रहे हो क्या? बट आई डोंट वांट टू एग्जिस्ट। अगर आप मेरे को एग्जिस्ट नहीं करना चाह रहे, मतलब कि मैं एग्जिस्ट ही ना करूं, इससे मेरे पे अभी फर्क क्या पड़ रहा है? आपकी व्यूज आप तक ही है ना। लेकिन मैं ये चीज अगर मुझे ये मनवा दे कि तू एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तब गलत हो जाएगा ना। आपके व्यूज है, अच्छी बात है, रहिए, आपके लिए मैं एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, कोई बात। What if I make efforts कि you don't exist? हाँ, तो मैं एफर्ट करूंगा कि आई विल एग्जिस्ट। है, मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, कोई पूछे तो मुद्दा क्या है। हाँ, वैसे तो वो हो जाएगा। चलो सही है। जब वही ना कि देखो, युद्ध तो लाजमी हो जाता है, तो एक पॉइंट पे आगे फिर कि भाई अब करते हैं। हाँ, नहीं वो अलग बात है, लेकिन थॉट्स हो गए, बट इवेंचुअली इट कम्स टू फिजिकल। इससे क्या होगा ना, टू वे, ये दो धारी तलवार हो जाती है। एक तो मुझे आपके व्यूज का फिर फर्क नहीं पड़ रहा, आप जैसी भी रहिए, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, मैं आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा, आप मस्त रहो अपने में। आपके जो भी व्यूज हैं, उस चीज से आपको और इफेक्ट पड़ेगा, यार साला यार ये बंदा इफेक्ट नहीं हो रहा मुझसे। चलो, आई विल आस्क यू लास्ट क्वेश्चन। आपका एज क्या है अभी? मैं जस्ट स्वीट 30 हुआ। अच्छा, यू आर 30, राइट? इफ बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट टाइम ट्रैवल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से सोच के बताना। हाँ, इफ यू कैन गो बैक 20 years इन द पास्ट और आप 10 साल के सूफी से मिल पाओ, उनको एक अगर चीज बोलना है, एक चीज उनको बोलना है, एक सेंटेंस या कुछ भी, क्या बोलोगे? मस्त जो कर रहा है करते रहे, एंड में मैं बन जाऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ अपने आप से आज। मैं बोल रहा हूँ आपको, रीज़न बीइंग कि आज पापा के साथ चल रहा है ना, मुझे गिल्ट नहीं है किसी चीज़ का। और इस स्टेट में आना, जब मेरे माँ और बाप और भाई और बहन बोलना कि सुफियान तूने कर दिया, इस स्टेट से अच्छी स्टेट कोई नहीं है। कि जब माँ बोलती है, हाँ, मेरी माँ बोलती है ना कि यार बेटे तूने, ऐसा कहने के लिए वैसा है कि यार तूने, हम कुछ भी कर ले अपने माँ बाप का कुछ कर्ज उतार नहीं सकते जो उन्होंने किया, लेकिन स्टिल मम्मी बोलती है बेटा तूने दूध का कर्ज उतार दिया, इस जगह से तू ले आया। मेरे भाई मेरे एक बोलने पे वापस आ गया। मेरे पापा को आज जितना भी हो सकता है डॉक्टर घर पे देखने आते हैं, एक ऐसी जगह से, जब मैं जिस जगह से आ रहा हूँ, तो मैं अपने आप को बोलूँगा बेटा बहुत मस्त लाइफ होने वाली है, इट विल बी ऑलराइट। हाँ, इट विल बी ऑलराइट। और मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ नहीं पता मुझे, सेटिस्फाइड हूँ कि जो अभी है ना मेरे पास, जो चल रहा है वो सही है यार। गिल्ट नहीं था मुझे। अभी इस सिचुएशन में भी आने के बाद, पापा को इस कंडीशन में देखने के बाद, एक चीज़ नहीं आई अंदर, गिल्ट नहीं आया। क्योंकि आप जो भी कर सकते थे आपने कर दिया। हाँ, और इस बात की गवाही सिर्फ मैं नहीं देता, मतलब अंदर से तो मुझे लगता है कि और भी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मेरे आसपास के लोग जब देखते हैं ना, जब वो दिखता है। मेरे दोस्त जैसे बैठे हैं, एक दिन बहुत रो रहा था, पांडे में जो दोस्त है विकास कुमार पांडे, वो बोला था कि सुफियान भाई तूने कर दिया, यहाँ तक तो आ गया ना। तो ये अपने आप में जब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए गवाही दे रही है कि तू सही आदमी है, उसके ऊपर क्या चाहिए? ये 2 महीने मुझ पे आज़ाब उतरा है। इस 2 महीने मुझ पे आज़ाब उतरा है। इस 2 महीने में बहुत कुछ हो गया मेरे साथ। मेरी लव लाइफ कह लीजिए, वो भी ख़त्म हो गई टेक्निकल टर्म्स में, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन। हाँ, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो मेरी भाई के फाइनेंशियल हो गया क्या आपका? हाँ, वो पता नहीं, ऐसा जो भी है चलो। हाँ, तो वो उसके बाद भैया का फाइनेंशियल हो गया, उसके बाद पापा का हो गया, उसके बाद क्या एनाइलेशन हो गया, मतलब इन मोर और लेस। सब ऐसा कहते हैं कि मौत के बाद इस्लामिक उसमें कि दोबारा एक हर्ष का मैदान सजेगा, डे ऑफ जजमेंट कहते हैं उसको क्रिश्चियनिटी में कहेंगे, तो कि जब ना सब मुर्दे उठाए जाएंगे। अच्छा। दोबारा। और उस दिन जन्नत जहन्नम खींच के लाई जाएगी,
और उस दिन मौत को मौत आएगी। ओह, अब कोई नहीं मरेगा। दिस इज द डे ऑफ जजमेंट। अब फैसला होगा कि तुमने जो पाया, जो किया, जो सीखा, जो करा, अब बताओ क्या किया। तो उसमें आते हैं कि मलकुल मौत करके होता है, जो एंजल ऑफ डेथ जिसको कहते हैं, तो उसको भी मौत आ जाएगी। अब मौत नहीं रहेगी, अब तुम अनंत काल के लिए जीवित हो। उसके दिन जब इस दुनिया का रचयिता, जिसको हम खुदा कह लें, जो भी कह लें, वो पूछेगा क्या बंदे, मैंने तुझे ज़िंदगी दी थी, तूने इसके साथ क्या किया। तो मैं चाहता हूँ, मम्मी को हमेशा बोलता हूँ कि मम्मी, मैं जितना भी कर रहा हूँ, बस उस दिन अगर ऐसा दिन होता होगा तो मैं उंगली करके बोलूँ कि इनसे पूछ लो, हाँ, इसको रोने नहीं दिया। और यही है मेरा काम, जो अभी वही हो जाता हूँ, मुझे वही है। उस दिन अगर होता होगा तो उस दिन जीना है मुझे, कि ये जो किया था, जो भी किया, ये जिंदगी उस दिन आपका फैसला होगा। ये बहुत क्षणभंग है, ये नश्वर शरीर है, एक ना एक दिन तो खत्म होना ही है। उस दिन बस उनको बोलना है कि इनसे पूछ लीजिए कि ठीक था कि नहीं, बस इतना ही है। यही जर्नी है मेरी। और जितने भी साल अभी बचे, जितने साल नहीं बचे, बस खत्म। दिस इज व्हाट आई बिलीव। ऑलराइट, दैट वाज अ गुड एपिसोड, मजा आया बहुत। थैंक यू सो मच सूफी भाई फॉर कमिंग।